सो हिप्नोसिस पावरफुल तो है, पर इतना पावरफुल नहीं है कि इंसान अपनी फ्री विल खो दे। इतनी खतरनाक न्यूज़, कुछ ऐसा सुन लिया, बहुत बड़ा हादसा है, कुछ भी सुन लिया, कुछ ऐसा बुरा हो गया, माइंड को समझ में ही नहीं आ रहा है इसको प्रोसेस कैसे करना है, तो माइंड बॉडी को शट डाउन कर देता है। कहते हैं कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे पास है, क्योंकि वहम को वहम से ठीक किया जा सकता है। अगर किसी को लगता है ना कि उसके अंदर उसके मरे हुए दादाजी की आत्मा आती है, तो आप उसको ये मना ही नहीं सकते, मनवा ही नहीं सकते कि भाई ये लॉजिकली गलत है, ये कुछ नहीं, तेरा वहम है ये, पर उसको फील हो रहा है। आप उसको चैलेंज करने जाओगे, वो उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए और एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा। मेरा एक शेर है कि सच और झूठ के झगड़े में कितने ही घर टूटे हैं, मेरा सच और तेरा सच दोनों के सच झूठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में हमारे साथ आज रविंद्र कुमार जी हैं। मेंटलिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और मतलब जादू करते हैं पर जादूगर नहीं हैं। एक्चुअल में अपने काम में ज़रूर जादूगर हैं, पर जादू दिखाते हैं क्योंकि इनको काम में उस जादू की ज़रूरत पड़ती है। दरअसल क्या होता है, हम यकीन नहीं करते लोगों का जब तक कुछ सरप्राइजिंग ना हो जाए हमारे आगे, इसलिए इन्होंने जादू सीखा है। पर वेरी वेल रेड, बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट की सुपर नॉलेज है, बहुत मेहनत से सीखा है। मैंने इनको एक उदाहरण दिया था, जैसे माइकल जॉर्डन जब बास्केट करता है बास्केटबॉल में, तो वो देखने में तो बहुत आसान लगता है, पर वो बहुत मुश्किल काम करता है माइकल जॉर्डन। तो मुझे रविंद्र भाई से जो बात करी है, बातचीत हुई है, मतलब वैसे तो रविंद्र भाई इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए हैं, झलक दिखला जा में गए हैं, अलग अलग शोज़ में गए हैं, नो डाउट गए हैं, अलग अलग जगहों पे बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके साथ वो ये है कि ये इनके पास नॉलेज है किताबों का, शास्त्रों का, अपने सब्जेक्ट का। तो कई बार नहीं होता, आप किसी से बात करते हो तो आपको लगता है हाँ यार, दिस पर्सन नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने ये सीख लिया कि उसे ये पता हो कि वो क्या कर रहा है, तो पूरा देश बदल जाएगा। रविंद्र भाई से मेरी ये बातचीत मुझे बहुत ज़्यादा ही उसने एनरिच करा, समझाया, सिखाया। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने जीवन के बारे में। आदर्श कैसे बनाते हैं, एक सवाल बहुत गहरा है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको। उसके अलावा बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसे भूत प्रेत, ऊपरी हवा, ये वो, सबका एक लॉजिकल और नीति संगत उत्तर दिया है रविंद्र भाई ने। आई पर्सनली रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। मैं उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। पहले तो मेरे दिमाग में यही आता है कि व्हेन वी डिस्कस कि हम, जैसे हिप्नोसिस इज मोस्टली साइंस, राइट? यस। द मोमेंट आप उसमें मैजिक ऐड करते हो तो लोगों को लगता है जादूगर है कोई। वो जो ये जो लोगों के मन में ये इस तरह की भावना कह लीजिए, दुर्भावना कह लीजिए जाती है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अरे ये तो जादूगर है। तो इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन, हाँ, अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ पा रहा हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि लोग हिप्नोसिस को हिप्नोसिस की तरह से ट्रीट ना करते हुए, एक साइंटिफिक चीज़ ना समझते हुए, उसको जादू समझ लेते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को गलत समझने के पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है, और वो होता है उस चीज़ की सही समझ ना होना। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है परसीव्ड रियलिटी, एक होती है परसेप्शन। अब परसीव्ड रियलिटी तो ये है कि भैया ये सब बकवास चीज़ें होती हैं, ये सब जादू होता है, काला जादू होता है। ये परसीव कहाँ से आया, उसी से परसेप्शन बनेगा। ये परसीव कैसे किया लोगों ने? क्या है कि किताबों में, फ़िल्मों में इसको बहुत ओवर एक्ज़ैजरेट करके दिखाया गया है। इसके बारे में अक्सर ये दिखाया गया है कि एक हिप्नोटिस्ट आता है, बोलता है मेरी आँखों में देखो, या क्रिस्टल बॉल ऐसा घूरने के लिए कहता है, और फिर उसके बाद सामने वाला पर्सन जो है वो ज़ॉम्बी बन जाता है और जो उसको बोलते हो वो कर देता है। तो ये सब एक्ज़ैजरेशन फ़िल्मों में दिखाया गया है। बट आई हैव सीन कि कुछ लोग सीरीज में भी देखा है, ऐसे दिखाते नहीं है वो जो जो ये रियल टाइम स्टोरीज होती हैं। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे नाटक लगता है कि ऐसे ऐसे किया और बंदा ऐसे हो गया अचानक से। मुझे अजीब लगता है वो। आई आपका नो, प्लीज। हाँ सबको ऐसा लगता जी है, जी जी। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वही बात, अगर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, हम्म। तो लोग उसको परसीव ही करेंगे और परसेप्शन बना लेंगे अपने जी हिसाब जी से। जी। तो इसके बारे में बात करना मुझे इसीलिए पसंद है, अच्छे पॉडकास्ट पे आना इसलिए पसंद है, क्योंकि एटलीस्ट मैं बता पाता हूँ ये है क्या। अब क्या है, हिप्नोसिस को लेके कुछ मिथ हैं। पहला मिथ तो ये है कि हिप्नोसिस इज माइंड कंट्रोल। आप बाहर चले जाए और किसी से भी पूछे हिप्नोटिज्म क्या है, वो बोलेगा अपने वश में कर लेना, राइट? पर ऐसा नहीं है।
हिप्नोसिस अगर माइंड कंट्रोल होता तो फिर मैं शायद सारे क्रिमिनल्स को हिप्नोटाइज करके उनको अच्छा इंसान बना चुका होता। नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री कंट्रोल करते, सीधे देश पे राज करते, ये छोटी बात क्यों करनी? चलिए आप ऐसा समझ लीजिए, अगेन ग्रेट विद You ग्रेट would have been in Africa right now. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Yeah, yeah. तो हाँ, स्ट्रांगली आई आई बिलीव दैट कि ऐसा ही कुछ ना कुछ कर रहे होते। अब दूसरा एक मिसकंसेप्शन क्या है? तो पहला तो ये कि हम कंट्रोल करते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते हम किसी को। दूसरा एक मिसकंसेप्शन क्या है कि आप हिप्नोटाइज करके उसके मन की बात जान सकते हो, उससे कुछ भी करा सकते हो जो वो नहीं भी करना चाहता। अगर ऐसा होता तो फिर जुडिशरी की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती किसी को, राइट? अगर आप किसी से उसकी मर्जी के बिना कुछ करा सकते तो फिर सेना में जवान शहीद नहीं हो रहे थे, राइट? उनको ट्रेन किया जाता हिप्नोटाइज करने के लिए, फिर बॉर्डर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। सो हिप्नोसिस पावरफुल तो है, पर इतना पावरफुल नहीं है कि इंसान अपनी फ्री विल खो दे। ये सारी जो खबरें हम पढ़ते हैं या किताबों में जो कहानियाँ लिखी हुई हैं या न्यूज़ चैनल्स पे या फिल्मों में हम देखते हैं, वो ड्रामेटिक वर्जन है हिप्नोसिस का। और ये कहाँ से आया है? ये आया है, वशीकरण एक शब्द बहुत पॉपुलर है, या सम्मोहन एक शब्द बहुत पॉपुलर है। जबकि हिंदी में, हमारे कल्चर में सम्मोहन जो चीज़ है, उसको अगर आप सटीक तरीके से देखेंगे तो सम्मोहन का मतलब है किसी को मोह लेना। जी, जी, जी। आप किसी के प्यार में इतने मोहित हो जाते हैं कि उसका सही गलत आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कैसा भी है आपको पसंद आता है। जैसे जैसे भगवान कृष्ण का सम्मोहन आज तक चलता है यस, है ना? यस, जैसे भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार है। तो मोहिनी अवतार का मतलब ही ये है कि जिसने उस अवतार को देख लिया, उसकी बुद्धि या उसका इंटेलेक्ट हाईजैक हो जाता है। तो फिर वो जो बोल रहा है, जो मोहिनी अवतार में देख के उसको महसूस हो रहा है, वो सिर्फ़ उसके पीछे चल पड़ता है। तो सम्मोहन का मतलब ये है कि आपका इंटेलेक्ट खत्म हो गया, आप इमोशन से ऑपरेट हो रहे हो और आप सही गलत का फ़र्क जाने बिना भी उस इंसान से या उसके कहे मुताबिक चल रहे हो। ये तो है सम्मोहन, बट हिप्नोसिस यहाँ से नहीं आया है। हिप्नोसिस ग्रीक माइथोलॉजी से एक वर्ड निकला है। हिप्नो का मतलब है नींद की देवी, और SIS जो वर्ड है दैट इज सफिक्स, वो ग्रेजुअली इफ समथिंग इज इंक्रीजिंग, जैसे ओस्मोसिस या कोस्मोसिस। सो नींद जैसी एक अवस्था जो लगातार गहरी होती जा रही है, बट वो नींद नहीं है। जब आप देखते हैं ना कि कोई ऐसे किसी ने हिप्नोटाइज किया, स्लीप बोला और वो ऐसे हो गया, क्या वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाते हैं अंदर से? नहीं, क्योंकि अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है या वो सोए हुए हैं, तो फिर वो इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो करेंगे, राइट? इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। या तो इंसान सो ही रहा है, सोए हुए को आप बोलो कि उठ जा, वहां जाके छत से कूद जा, उसको सुना ही नहीं दे रहा है वो। तो इसका मतलब लॉजिकली वो अवेक है, इंस्ट्रक्शंस भी ले रहा है। वो एक ऐसी अवस्था में है जहां पे वो इंटेलेक्ट उसका कुछ देर के लिए ड्रॉप हो गया है, या इंटेलेक्ट से ज्यादा मैं कहूंगा रीजनिंग कुछ देर के लिए उसकी ड्रॉप हो गए गार्ड्स है, जो होते उसके गार्ड्स हैं। कुछ जी, देर जी। के लिए ड्रॉप हो गए हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहता है तो ही करता है, क्योंकि किसी की मर्जी के बिना तो आप उससे कुछ करा ही नहीं सकते। तो हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल नहीं है, माइंड इन्फ्लुएंस है। आप किसी को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हो, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं, जैसे बड़े पॉलिटिशियंस करते हैं, जैसे अच्छे सेल्समैन करते हैं। समटाइम्स दे प्रेजेंट देयर पिच इन अ वे कि आपको लगता है यही तो चाहिए था मुझे, बट द मोमेंट यू बाय, आपको बायर्स रिमोर्स हो सकता है, अरे ये नहीं चाहिए था यार, बट उस वक्त लग रहा था यही चाहिए। दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस। अब हिप्नोसिस इसमें कहाँ है? इमोशंस इवोक होते हैं। इमोशंस कैसे इवोक होते हैं? कोई मेरे पास अगर आके कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ, तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं उसको बोलूँगा क्यों सैड है, सैड मत हो, चल आगे बढ़ ज़िंदगी में। ये रीज़निंग वाला कम्युनिकेशन है। मैं उसकी आंखें बंद कराऊंगा, मैं उसको एक रिसेप्टिव स्टेट में लेके जाऊंगा, और मैं उसको फील कराऊंगा योर लाइफ विदाउट दिस सैडनेस। और जितनी कलरफुल पिक्चर मैं उसको लाइफ विदाउट सैडनेस बना के दूंगा, उतना वो उसको अपील करेगी। एंड में रिजल्ट उसी ने प्रोड्यूस करने हैं, काम उसी ने करना है। तो माई जॉब एज अ हिप्नोटिस्ट टू इन्फ्लुएंस समबडी टू द ऑप्टिमम लेवल, जहां पे ना के बराबर चांसेस हों कि पर्सन विल रिफ्यूज माई कमांड। दैट इज वाई द एक्चुअल टर्म इज सजेशंस, बट हिप्नोसिस में हम उसको कमांड बोलते हैं। वी आर सजेस्टिंग बट इन अ वे दैट द पर्सन is not likely to refuse the suggestions. So that is why it come across as a command. So hypnosis mind control नहीं है, influence है। नहीं, 2-3 चीज़ें हैं, जैसे हमने पता नहीं किसी का वो है कि भारत में कहा जाता है वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। एज़ लॉन्ग एज़ यू स्पीक स्वीटली तो वशीकरण में सब आ जाएँगे आपके, है ना? दूसरा ये है जो आपकी बातों से मुझे एक और चीज़ नज़र आई कि हिप्नोसिस कंप्लीटली वेस्ट का आइडिया है और वाज़ इट
did you find something in our past as well, in India's past as well? ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी वेस्ट से ही आई है, हिप्नोसिस। हमारे यहाँ पे सम्मोहन एक टर्म है। सम्मोहन के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। आसपास का एक वर्ड है, दैट्स कॉल्ड फैसिनेशन। मोहिनी के लिए भी कोई वर्ड नहीं कोई है? वर्ड नहीं है। सो आसपास का वर्ड है फैसिनेशन, किसी को इस लेवल पे फैसिनेट कर देना कि दे स्टार्ट फॉलोइंग यू। तो ये जो टर्म है, एक डॉक्टर हुए जेम्स ब्रेड, उन्होंने कॉइन किया था। इससे पहले 17th सेंचुरी में इसको मेस्मरिज्म कहा जाता था। और मेस्मरिज्म भी कोई नई चीज़ नहीं है। सो दे यूज्ड टू बी अ फिजिशियन ऑस्ट्रिया में, तो उनका नाम था फ्रांज एंटन मेस्मर। सो ही केम अप विद समथिंग, उनको लगा या कि उन्होंने कुछ रिसर्च करके कुछ ढूंढा है, तो ही यूज्ड टू कॉल इट एनिमल मैग्नेटिज्म। तो थियोरी ये थी उनकी कि हम सब के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी इसका ना साइंटिफिक रीजन भी है। क्या है, हर सेंचुरी में कुछ ना कुछ एक बड़ी रिसर्च होती है, बड़ा ब्रेक थ्रू होता है। 17th सेंचुरी वो ब्रेक थ्रू था मैग्नेटिक एनर्जी। जैसे 18th सेंचुरी में फिर आप रेडियो पे आ गए, आप फ्रीक्वेंसीज पे आ गए, वाइब्रेशन पे आ गए, आप इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए। तो 17th 18th सेंचुरी का जो ट्रांजिशन था वो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के बारे में था। जैसे अभी हम एआई पे बढ़ रहे हैं। सो उस टाइम पे आप देखोगे कि जितनी प्रोमिनेंट रिसर्चेज होती हैं वो एक कोर आइडिया के आसपास होती हैं। तो वो उस टाइम पे कोर आइडिया था इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड ये सब चीज़ें। तो ही केम अप विद समथिंग। और कुछ कुछ जगहों पे मैंने ये भी पढ़ा है कि ही यूज्ड टू ट्रांसलेट सो मेनी बुक्स। तो उन्होंने शायद किसी हिंदू स्क्रिप्चर से ही आभा मंडल का एक आइडिया चुराया था, जिसको हम ऑरा आज की जी भाषा जी में बोल जी जी। देते हैं। तो चुराया नहीं कहूँगा, मतलब ही काइंड ऑफ एनकाउंटर दिस, और उनको समझ में आया कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ही वुड से कि हम सबके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर शरीर के किसी हिस्से में कोई खराबी है तो उस हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड खराब हो गया है। तो अगर आप उसको मैग्नेट से रिचार्ज कर दो तो प्रॉब्लम चली जाएगी। एंड ही स्टार्टेड कंडक्टिंग हिज रिसर्चेस। तो लोग आते थे उनके पास, बिकॉज ही वॉज अ फिजिशियन। तो लोगों को बड़े बड़े बाथ टब में बिठा दिया जाता था, बहुत सारी मैग्नेट से भर के। एंड देन एक सैड सा ओपेरा टाइप म्यूजिक चला दिया जाता था एक डार्क रूम में। एंड द पर्सन इज जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। नाउ this is very similar to the placebo effect. You believe that wherever you are going to be healed. आप मंदिर जाके भी ऐसा फील कर सकते हो, आप किसी मजार पे जाके भी फील कर सकते हो। ऐसे ही एंशियंट टाइम में स्लीपिंग टेम्पल्स भी हुआ करते थे, जहाँ पे जाके सोने से ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। आपको इजिप्ट में सुनाई दी जाएंगी इस तरीके की कहानियाँ। या हमारे यहाँ पे जैसे झाड़ा लगाते हैं, आम भाषा में सब मोर पंख से झाड़ा लगाते हैं। तो इसी तरीके का आइडिया था मेस्मर का कि मैग्नेट से बॉडी को हील किया जा सकता है, और लोग ठीक होने भी लगे। प्रॉब्लम तब आई जब वो इसको प्रूव ही नहीं कर पाए। कब? जब साइंटिस्ट ने उसको एनकाउंटर किया, उसको चैलेंज किया, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है ना। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा ये हील तो हो रहा है, बट पर्सन के दिमाग से हो रहा है, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड से नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप देखोगे कि उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने जब ये आइडिया उनको समझ में आया कि पर्सन के अपने परसेप्शन से वो ठीक हो रहा है, अपनी धारणा से, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया कि समडे ही वुड वेक अप एंड ही वुड से कि मैंने अपना मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो पेड़ में लगा दी है। नाउ हुएवर विल सिट अंडर दिस ट्री फॉर 1 आवर विल बी हील्ड। लोग ठीक होने लग गए। ही स्टार्टेड गिविंग चार्ज वाटर। लोग ठीक होने लग गए। पानी को मैग्नेटिकली चार्ज करके दे दिया, लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये डिबेटेबल तो था, बट लोग ठीक हो रहे थे एट द सेम टाइम। इसीलिए आप मैस्मर का एक बहुत ही फेमस फोटो है, जिसमें आप देखोगे कि पर्सन ऐसे या लेडी ऐसे बैठी है एंड ही इज डूइंग समथिंग विद हिज फिंगर्स। देन ही केम अप विद दिस आइडिया कि अगर आपके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है तो मेरा भी तो है। व्हाई कांट आई चार्ज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी विद माई मैग्नेटिक फील्ड। तो ही वुड रब हिज हैंड्स एंड ही स्टार्ट गिविंग पासेस। सो पास कर रहा है वो। ये चीज़ आपको रेकी में देखने को भी मिलती है, या आम भाषा में आप देखते हैं झाड़ा लगाते हैं जिससे मोर पंख से, या हाथ से झाड़ा लगाते हैं, सेम चीज़ है। तो धीरे धीरे मेस्मर को भी ये समझ में आया कि इसका मैग्नेट से लेना देना नहीं है, बट इसका लेना देना है इंसान के दिमाग से। और वो एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसमें इंसान चला जाता है। तो उसने फिर लोगों को थकाना चालू किया, स्लीप लाइक स्टेट प्रोड्यूस करना चालू किया। अब ये वर्ड कहाँ से आया जो हिप्नोसिस में हम सुनते हैं स्लीप, ये वर्ड कहाँ से आया? तो मेस्मर के पास एक लड़के को लाया गया, उसको हेडेक था बहुत। उसने उसकी आंखें बंद कराई और पासेस देना स्टार्ट किया। एंड ही सेड हाउ आर यू फीलिंग? तो लड़का बोलता है स्लीपी। तो लोगों में ये बात फैल गई कि मेस्मर कैन पुट एनीबडी इनटू स्लीप।
तो फिर इसे स्लीप थेरेपी या ट्रांस थेरेपी कहा जाने लगा। तो मेस्मर से ये टर्म बनी एनिमल मैग्नेटिज्म। बाहर जब फैली तो मेस्मरिज्म भी कहा जाने लगा इसको, जिससे वर्ड है मेस्मराइज कर देना। लेकिन इसको सही तरीके से 1860s के आसपास कुछ ओपन माइंडेड साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सेप्ट किया और इसको स्टडी करना चालू किया कि पिछले 100 साल से 70 साल से चल क्या रहा है। तो जेम्स प्रेड वाज द गाय जिसने बोला कि देखो यार, ये है तो स्टेट ऑफ माइंड, पर इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? अगर इससे किसी का पेन जा रहा है तो वी शुड एक्सप्लोर द आइडिया। तो ही स्टार्टेड यूटिलाइजिंग दिस एंड ही केम अप विद दीज टू टर्म्स। उन्होंने हिप्नोथेरेपी को कॉइन करके पहली बार वर्ड बनाया, दैट्स कॉल्ड हिप्नोथेरेपी। और तब से आज तक हिप्नोथेरेपी बहुत प्रोमिनेंट थेरेपी है। और हिप्नोसिस के या सजेस्टिविटी के आइडियाज़ को यूज़ करके हम सब्जेक्ट को एक सजेस्टिव या हाइपर सजेस्टिव स्टेट में ले जाते हैं, और वहाँ पे जो आइडियाज़ हम उसके माइंड में प्लांट करते हैं वो आइडियाज़ काम करते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हीलिंग इज़ अ सेल्फ ऑकरिंग फिनोमिना। हीलिंग आपके खुद के दिमाग में ही होनी है। इसीलिए आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक देख लो, यू आर अ प्लेसिबो, वो पूरी बुक में बात ही ये हो रही है। अब प्लेसिबो थेरेपी देख लो, बात ही ये हो रही है। तो ऐसा क्या है किसी खास पेड़ के पत्ते को अगर हम गले में पहन ले तो जॉन्डिस ठीक हो जाता है? क्यों हो रहा है? किसी आपने देखा होगा जॉन्डिस का झाड़ा बहुत कॉमनली गांव देहात में बहुत पॉपुलर है। मैं ठीक हुआ हूँ, लाइक सी ऐसे वो थाली के अंदर कासे वो, का लेके हाँ, सरसों उस का तेल और वो सरसों का तेल ऐसे येलो येलो करता रहता था, और फिर आई गॉट बेटर एंड इट्स लाइक आई वाज 10 years of age or से I'm something, I telling you, remember. तो ऐसा क्या है? और जबकि आप मेडिकल साइंस से पूछो, बोलेंगे जॉन्डिस इज अ वेरी हेजार्डस डिजीज, आपका लीवर कोलैप्स कर सकता है। बट बिना किसी मेडिसिन के कैसे ठीक हो रहा है कोई? प्लेसिबो वर्क्स। अब देखो, But hold on, right there, okay. I wasn't even aware of it because I was a kid. I didn't believe that कि क्या हो रहा है ये। उसके बाद में कैसे ठीक हो गया वो नहीं पता मुझे। नाउ द पॉइंट इज you believe that you didn't believe in that, but subconsciously there were ideas planted in your mind. How do we get convinced with something? दो तीन तरीके से। पहला, रीजनिंग। अगर कोई मुझे लॉजिकली समझा दे कि ये ऐसे काम करता है, पहला तो ये होता है कि अगर लॉजिकली कोई मुझे समझा दे तो मैं मान लूंगा। बट व्हेन वी आर चाइल्ड, लाइक आप 10 साल के 8 साल के, आपके पास लॉजिक नहीं है, यू आर ड्रिवन बाय योर इमोशंस। उस टाइम भी हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है। हमारी सेंसेस हर वक्त डेटा परसीव कर रही होती हैं। मेरे विजन एरिया में जो कुछ चल रहा है वो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे अभी भी हो रहा है, आपके भी हो रहा है, मेरे भी हो रहा है, इन सबके हो रहा है। ये डेटा यूज कब होगा? जब जरूरत पड़ेगी। और एक चीज हमेशा हमारा माइंड कहता है, जैसे बाहुबली में वो है ना कटप्पा, कि जो सिंहासन से आदेश मिलेगा उसको मानना है। यही हमारा माइंड करता है। हमारे माइंड की एक ही इच्छा है, वो सिर्फ हमें स्वस्थ रखना चाहता है, वो सिर्फ हमें खुश रखना चाहता है। अब वो आप चाहे खुद से कह के उसको बीमार कर लो या हमारे आसपास के इंफॉर्मेशन हमें बीमार होने का आदेश दे, उसने फॉलो करना है। तो आपको भले ही लगता हो आप नहीं मानते थे उस प्रोसेस में, बट जैसे ही आप वहां गए, आपके सेंसेस ने ये जानना चालू कर दिया कि मैं ठीक होने आया हूं। या आपके पिताजी लेके गए, या वहां और 2-3 लोगों के साथ हुआ। क्या है ना, मिरेकल्स जब हम देखते हैं ना, हमारी रीजनिंग कन्विंस हो जाती है। दैट इज वाई बाबाज एंड पास्टर्स एंड मौलवीज आर गेटिंग ह्यूज फैन बेस, क्योंकि दे परफॉर्म ट्रिक्स जिससे मिरेकल जैसी फील आती है। बिकॉज वी बिलीव इन मिरेकल्स, नो, हम चाहते हैं मिरेकल देखना। तो सरसों के तेल का नीम और कांसी के साथ रिएक्शन होकर रंग पीला होना लुक्स लाइक अ मिरेकल। दूसरा, मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकता हूं कि देर आर नो पावर इन वर्ड्स, देर आर मंत्रास, देर आर सो मेनी थिंग्स। पूरा रिलीजन भरा हुआ है मंत्रों से। मंत्र क्या है? स्वर ही तो है। और आप स्वर से क्या चीज़ को हिट नहीं कर सकते? आप हर चीज़ हिट कर सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जैसे सांस ले रहा हूँ, मेरी बॉडी के अलग अलग एरिया ऑपरेट हो रहे हैं, राइट? मेरी वोकल कोड्स मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग एरियाज को, आपके अंदर, सुनने वालों के अंदर अलग अलग चीज़ें होंगी। तो मंत्रास भी हो सकते हैं, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन अगर मैंने टेस्ट किया ये, आप कांसी का थाल का बर्तन लो, उसमें सरसों का तेल डालो और कच्ची नीम की पत्तियां लो। आप कोई मंत्र मत बोलो, आप सिर्फ उस प्रोसेस को करो। इफ़ द पर्सन इज कन्विंस्ड कि वो ठीक हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। मैंने प्लेसिबोस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बाकायदा ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें दवाइयां खाते हुए लोगों को 3-3, 4-4 साल हो गए। हीलिंग इज अ सेल्फ ऑकरिंग फिनोमेना। वो इंसान के लॉजिक्स में जब कन्विंस हो जाएगा, वो इमोशंस एंड लॉजिक से, वो ठीक हो जाएगा। एक सवाल ये भी है कि भारत देश का जो जो हमारा स्पेशली जो हिंदुओं का स्क्रिप्चर है पास्ट का 2500, 3000, 5000, 8000, 10,000 साल का,
उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज विच इज बिन टेकन आउट बाय ईदर द वाइट पीपल और पास्ट में जो अरब के लोग थे उन्होंने लिया. They came up with different books, right? And they claimed it's ours. Like सुश्रुत जी जो थे, उन्होंने महर्षि सुश्रुत ने वो प्लास्टिक Yes. सर्जरी सिखाई. शल्य चिकित्सा जी पूरी. जी बिल्कुल. उसके अलावा चरक संहिता है और दुनिया भर की किताबें हैं अलग अलग. जी. लेकिन ये क्या भारत में क्या मतलब हुआ क्या? आपको क्या लगता है? लाइक वेयर एग्जैक्टली डिड वी फॉल शॉर्ट कि हम नहीं जा पाए और वो चले गए? व्हाट हैपेंड? ओके, ये मुझे नहीं लगता मैं उतना अप्रोप्रिएटली इसका आंसर कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने कभी इस तरीके से रिसर्च नहीं किया है. लेकिन मुझे लगता है कि जब हम ये ना इंसान की एक मूलभूत इच्छा होती है. मूलभूत इच्छा क्या है? जो पा लिया वो अब दोबारा नहीं चाहिए, या वो तो अचीव कर लिया ना. अगर वो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. अब हमें पता तो है हमारे पास क्या क्या है, लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्म करके सर्व नहीं कर रहे हैं आगे. एक टाइम था जब संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, तो शायद वो किताबें पढ़ना उस वक्त आसान रहता होगा. लोग आते चले गए, इन्वेजन्स होते चले गए, किताबें बदलती चली गई, भाषाएं बदलती चली गई, और सब कुछ इतना डाइल्यूट हो गया. तो मुझे लगता है इस इन्वेजन और ये चीज़ें डाइल्यूट होने की वजह से शायद हम अपने कोर से भटक गए. So instead of getting enriched by people, we हम got उससे screwed by people. यस, वी गॉट स्क्रूड बाय पीपल. यस. और Okay. दूसरी और बात, हमारे अंदर चूंकि अचीवमेंट की भावना पहले से थी, तो हमने नया करने की कोशिश नहीं सेंस करी. ऑफ फुलफिलमेंट है ना. अरे हम हम्म. तो बहुत बड़ा कल्चर है. क्या हमारे समकक्ष एक और कल्चर नहीं है? आप चाइना को देखो, उनका भी तो इतिहास इतना ही पुराना है. But if you go to China and if you go to Turkey and meet the historians, and I don't want to take this into different direction because we'll come back at it. So if you speak to Turkish historians or the Chinese historians, जबकि Ottoman Empire थी इतनी बड़ी, but Turkish historians still accept that we are influenced by what you did. यस, We are एवरीबॉडी. what you did. We are influenced by यस, that. And they एवरीवन, accept. एवरीवन. हम्म. मैं वही उसी पे आ रहा था कि जैसे चाइना का कल्चर आप देखो, वो भी तो बहुत पुराना इतिहास है, राइट? इसलिए आपको वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी. आपको डिफरेंट काइंड ऑफ हीलिंग मोडालिटीज़ मिलेंगी. एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जो इंडिया के मर्म चिकित्सा से निकला है. आपको वहाँ पे अगर कुंफू देखने को मिलता है या बुद्धिज्म का मेडिटेशन देखने को मिलता है, अगेन दैट्स ईस्टर्न फिलॉसफी स्प्रेडेड. तो चीज़ें तो हैं, लेकिन हर किसी ने अपने तरीके से अडॉप्ट कर लिया, और हम यहाँ पे उस अडॉप्शन को प्रोग्रेस करने के बजाय रिग्रेस करते करते उसी पे खुश होते रहे. आज भी मैं अगर कोई पोस्ट डालता हूँ, उस पोस्ट को समझने के बजाय लोग ये कहते हैं तुम सनातन को जानते ही नहीं हो. माई पॉइंट इज, भाई मेरे और तेरे जानने के लिए ही है सनातन. तुम कितना जानते हो? दिस टर्म सनातन इज इंट्रोड्यूस्ड लाइक a couple of years back and now everybody is sanatan, 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 sanatan. But the word sanatan itself doesn't mean anything. It's the time. It's sanatan is a time unit, right? So तुम कह ही नहीं सकते मैं सनातनी हूँ. We all are सनातनी. जब जब से मैनकाइंड एग्जिस्ट करता है, हर इंसान सनातनी ही है. बट प्रॉब्लम इज आप उसको आधे ज्ञान से जोड़ के, उसको रिलीजन से जोड़ के, उसको अलग तरीके से देख लेते हो. यहाँ मेरा कॉन्ट्राडिक्शन होता है हमेशा. यहाँ मैं बहुत ज़्यादा ओशो की इस एक लाइन से बहुत मुतासिर हूँ कि जानने के बाद मानने के बाद जानने का रास्ता ख़त्म हो जाता है. मैंने मान लिया ना कि हमारे कल्चर में तो बहुत कमाल की चीज़ें हैं, तो मैं जान नहीं रहा हूँ अब. तो क्योंकि हमने जानना बंद कर दिया तो वो अपग्रेड नहीं हो पाया. बट यहाँ पे मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है जो ये कहता है कि भाई कि लाइक मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर द पीपल इन पास्ट हु हैव अचीव्ड इट. ऑन टॉप ऑफ दैट वी कुड एब्सोल्युटली रिसर्च किया क्या उन्होंने. हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. लेकिन गर्व तो होना चाहिए. गर्व तो होना अब चाहिए. कोई जैसे होता है ना कि मासेस जो है, अब आपने एक रिसर्च करी, यू हैव डन समथिंग ग्रेट इन दैट, राइट? तो हम आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, पर जो मासेस है वो तो प्राउड करके ही खुश है बेचारे कि भाई हमारे ऋषि मुनि, हमारे वी कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम देम. वी कैन आस्क देम गूगल कर ले यार. यस, वी कैन आस्क देम ये कर ले. तो वही तो प्रॉब्लम आ रही है ना कि वो सिर्फ मान के चुप हो गए, उसको प्राउड फील करके चुप हो गए, उसके बाद कुछ किया नहीं. देखो, अगर मान लो मैं हूं और मैंने सेकंड क्लास में गोल्ड मेडल मुझे मिल गया, लेट्स से साइकिल रेस में, किसी चीज़ में. अब मैं 60 साल का होने के बाद भी अगर सिर्फ सेकंड क्लास में मिले हुए गोल्ड मेडल के बारे में बातें करता रहूं, दैट डजंट जस्टिफाई ऑल एक्शंस, राइट? अरे तुम मेरे से साइकिल की बात कर रहे हो, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ साइकिल में. अच्छा, कब? सेकंड क्लास में. बट दिस हैपेंस द मोमेंट जब हम एज होने लगते हैं ना, तो हमारे पास केवल वो नॉनसेंस बचा होता है प्राइड का. तेरे को पता है तब हमने क्या किया था, तब हमने क्या किया था. दैट इज द ओनली थिंग वी कीप टॉकिंग. ठीक है, पास्ट ड्रिवन. हाँ, मुझे लगता है आपको पास्ट से एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम पास्ट का बोझ लेके आगे बढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है.
और वो एक बड़ी अच्छी आपने देखा होगा कि अगर कोई एक बार सरपंच बना होता है तो उसकी गाड़ी से एक्स सरपंच अरे जाता नहीं बाप है। रे, नेक्स्ट नहीं, वो तो प्रधान जी होता है हमेशा, प्रधान जी। तो भी उसको वो वही ना, मैं अभी अंदर बैठा हुआ बात कर रहा था मनीषा जी से कि आप जब इतने बाबाओं को या पास्टर्स को इनको एक्सपोज करते हो फिर भी चेंजेस नहीं आ रहे। मैंने बोला प्रॉब्लम ये नहीं है कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है मुझे दिख रहा है वो आदमी किस कुर्सी पे बैठा है और उसको भी पता है वो झूठ बोल रहा है। उसको भी पता है ये जो हीलिंग कर रहा है वो या ऐसे माथे पे हाथ लगा रहा है वो अपने आप हो रही है, वो उस पेशेंट के अंदर से आ रही है, वो तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता। रीजन क्या है? उस कुर्सी के बिना उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव जातिवाद। ऑफ कोर्स क्योंकि एंटाइटलमेंट हर क्योंकि तरीके से। अगर मेरा बेटा लूजर भी है, मैं चाहता हूँ ब्राह्मण ही रहे वो। मैं चाहता हूँ कि भले मेरा बेटा गे ही हो, पर मैं चाहता हूँ क्षत्रिय ही बना रहे वो। अगर वो लड़ना भी नहीं, डांस करना चाहता है, पर मैं उसका लास्ट नेम वही रखूंगा कि और जातिवाद यहीं से आया। मेरा सरनेम है जसपाल, हम पंचाल कम्युनिटी से हैं। तो मुझे कई बार मेरे बड़े जो दादा के दोस्त होते बोलते यार तुम जसपाल मत बोला करो, पंचाल बोला करो, पंचाल समाज का नाम लगाया करो। तो है वो बात। अब वो कभी अच्छा, मेरी पांचाल मीन्स जो राजा द्रुपद वाला है या कहीं और से हाँ आया है? वही वही वाला? पांचाल, अच्छा यस। अच्छा। तो अब वो कितने, जैसे आपने एकदम से वो इतिहास उठा लिया वहां से, अब वो राजा द्रुपद और वो कितना बड़ा हिस्ट्री हो गया अब अपने आप में। तो जसपाल सरनेम काफी ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब सुना ही नहीं है लोगों ने। पर मुझे मुझे एक बात इसी पे टोकने का मन है कि भाई, पांचाल एग्जिस्ट करते हैं, महाराज द्रुपद एग्जिस्ट करते हैं, पांचाली एग्जिस्ट करती है, बट ये सब ये है, मतलब दिस डजंट, लाइक क्या कहते हैं उसे, ये क्या कहा जाता है, माइथोलॉजी है ये सब। ये क्या चक्कर क्या है? मतलब एवरी एवरी प्रूफ इज देयर। पांचाल देश भी है ना, कुरुक्षेत्र भी है, नाम एज इट इज पड़े हैं, गंधार भी है, गंधार भी है, सब कुछ है। बट सब माइथोलॉजी है, कुछ नहीं, सब बकवास है। ठीक है। क्या है मतलब, ये अब चक्कर क्या है, किसी वो किसी बताइए अब किसी मुझे। इसको लाइक आई एम मीटिंग फॉर द फर्स्ट पांचाल इन माय लाइफ, इसलिए मेरे दिमाग में सवाल आ गया कि भाई सब अगर है तो गड़बड़ कहाँ है फिर? आपको मजबूती कौन देता है? इस बिल्डिंग को मजबूती आप इस बिल्डिंग की नींव ने दी है, राइट? अगर आपको इस बिल्डिंग को हिलाना हो तो आप उसकी नींव से उसको डिसलोकेट कर दो। तो पहली तो बात, कौन हो तुम? हम पांचाल हैं। पांचाल कौन होते हैं? ऐसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पर वो माइथोलॉजी है, वो तो कोई चीज़ ही नहीं है। डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब अगर मैं अपने आप को पांचाल से ही टाइटल से जोड़ के ही देखूं, मेरी पूरी आइडेंटिटी ही उस पर रिलाई कर रही हो कि भाई मैं तो ब्राह्मण ही हूं, मैं तो विश्वकर्मा ही हूं, मैं तो यही हूं या क्षत्रिय ही हूं, तो मैं हिल जाऊंगा। मेरा मानना ये है, आप तब तक ग्राउंडेड रह सकते हो जब तक आप अपने आप को डिसोसिएट करना जानते हो चीज़ों से। ग्राउंडेड होने का मतलब ही ये है कि आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए। मैं जो हूँ, मैं अपने आप में हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। सबसे आसान है। तो इसीलिए तो गोपाल दास नीरज का एक बड़ा अच्छा शेर है कि जितना कम सामान रहेगा, उतना सफ़र आसान रहेगा। तो जातिवाद वाली बात बिल्कुल सही है। इस बारे में तो यही है कि आपको टाइटल मिल गया तो आप उस पर प्राउड फील करना चाहते हो कि हाँ है। कई बार जैसे आप कुछ बड़े घरानों के नाम ले लो जिनके सरनेम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बट आज वो सरनेम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बट मेरे एक और उसी पे टोकना चाहूंगा कि ना कभी आपने जो अर्जुन थे ना, उन्होंने कभी अपना ना लास्ट नेम बताया, ना महाराज द्रुपद ने अपना लास्ट नेम बताया, ना भगवान कृष्ण ने अपना लास्ट नेम बताया, ना भगवान राम ने लास्ट, ना हम महर्षि वशिष्ठ ने अपना लास्ट नेम बताया, वाल्मीकि जी ने अपना लास्ट नेम नहीं बताया कि मेरा लास्ट नेम क्या है। ये लास्ट नेम एग्जिस्ट तो अचानक से हुआ ना, करने लग गया कि अच्छा तुम्हारा लास्ट नेम ये है। क्योंकि अगर होता तो तब भी होता, उनका नाम राम सिंह सूर्यवंशी होता, इनका नाम कृष्ण सिंह यदुवंशी होता, कुछ तो होता ना। पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, उनका नाम अर्जुन है, उनका युधिष्ठिर, फर्स्ट नेम सबके फर्स्ट, धृतराष्ट्र का फर्स्ट नेम है। वो उनके एक्शन से जाने जाते हैं ना। मसला यही सारा गेम ही ये है कि चलो ये आम का पेड़ है, ये पेड़ पहले है, पर ये आम से जाना जाएगा बिकॉज दैट्स व्हाट इट प्रोड्यूसेस, राइट? मैं कोई भी हूं, बट मैं मेरे एक्शन से जाना जाऊंगा। अगर आपने ये समझ लिया तो सारा गेम ही सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए जब शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ निकलता है तो वापस आके वो कहता है मैं बुद्ध हूं। खत्म हो गया ना, बोध हो गया ना, अब कुछ बचा ही नहीं ना। अब वो महात्मा बुद्ध हैं, कौन शुद्धोधन, कौन सिद्धार्थ, क्या क्या परिचय, कुछ नहीं। इसीलिए महावीर फिर जब जान लेते हैं तो वो जैन हो जाते हैं, जैन हो जाते हैं। तो सारा गेम ही ये है। आपको ये डिफाइन करना है अपने आप को, इसीलिए बाउंड्रीज आती हैं। आप अपने आप को कैसे देखते हो? अगर आप अपने आप को एक
बॉडी की तरह देखते हो तो एवरीथिंग एसोसिएटेड विद यू इज गोइंग टू बी द इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को और गहराई से दिल के रूप में देखते हो तो एवरीथिंग अराउंड यू इज गोइंग टू बी कंपैशनेट। अगर अपने आप को सोल के रूप में देखते हो तो एवरीथिंग विल लिबरेट यू एक्चुअली। सारा मसला ये है। अब इनमें सबसे छोटे स्तर की जो पहचान है वो है आपकी जाति। क्योंकि जैसे ही आपने जाति से खुद को जानना चालू कर दिया, आप अपने उस इतिहास से खुद को जोड़ रहे हो जो पता नहीं आपका है भी कि नहीं। पता नहीं 2 4 5 पीढ़ियों पहले कुछ और भी हो सकता है। बट वही प्रधान जी तो फिर प्रधान जी ही रहेंगे, तो प्रधान जी की ग्रोथ खत्म हो गई फिर उसके बाद। इसकी जो चंगेज़ खान था, उसके बारे में रिसर्च है हांगकांग यूनिवर्सिटी की कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं साउथ ईस्ट एशिया में यस, जिनमें उसका जिनके अंदर उसका डीएनए डीएनए है। है। सो yes. यू नेवर नो कि कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन चंगेज हाँ खान हाँ का हाँ है। यू नेवर नो कि किसके अंदर क्या है। तो बहुत ही एक चीज और समझने की बात है कि अभी क्या हुआ है कि अमेरिका में एक व्यक्ति है, उसका नाम है रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो हेल्थ मिनिस्टर बन जाएगा अगर वो बन जा अलाउ कर दिया तो जब वो व्यक्ति, उसका बहुत पहले से कहना है कि जो 72 वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही हैं, कुछ नहीं है इनमें। उसके ऊपर केस हुआ, जो उसने ये बात बोली तो उसको सू कर दिया गया और वो जीत गया लॉ सूट। उसने ये साइंटिफिकली प्रूव करा कि 72 वैक्सीन का कोई लॉजिक नहीं है। बच्चा अपना इम्यून सिस्टम खुद लेके आता है, उसी से वो ठीक या खराब होता है। पानी जो पीता है उससे वो ठीक या खराब होता है, इन वैक्सीन से कुछ नहीं होता उसका। तो ऐसे लोग धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं जो डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहे हैं लोगों को। लाइक दैट गाय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो खुद को खुद ही ठीक करता है वो हमेशा। इस तरह से और भी बहुत लोग, जैसे क्या नाम था उसका, डेना वाइट है, यूएफसी का चीफ है, वो कहता है मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता। कहता मैं जाता ही नहीं, मैं अपना रूटीन एज इट इज फॉलो करता हूँ, मैं डॉक्टर के पास कभी नहीं जाता। पर हमारे देश में आप देखिए, मतलब पहले मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम डॉक्टर के पास मैं भी नहीं जाता था। लाइक बुखार का हम देते 3 दिन दे दो बुखार का, 3 दिन में चला जाएगा। बट अभी भारत में डॉक्टरों के ऊपर इतना क्रेज है हमारे देश में कि हर चीज डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं लगता आपको? बच्चों को कुछ हुआ डॉक्टर के पास ले चलते हैं। क्यों है ऐसे? अचानक से क्या हुआ? हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, वो इन्फॉर्मेशन आपका बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती है। अब इन्फॉर्मेशन पैदा होने से पहले से ये मिलने चालू हो जाती है कि बच्चे के लिए ये वैक्सीनेशन जरूरी है, ये टीका जरूरी है, ये दवाई जरूरी है। अब देखो आजकल आपको एचआईवी की एड्स कम दिखाई देंगे। ट्रू। क्यों? एड्स भी, लोग भी होर्डिंग। बीमार नहीं हो रहे इतने क्यों? ज्यादा होते थे। क्योंकि वो इंडस्ट्री ने रेवेन्यू देना बंद कर दिया। अच्छा। पीपल आर अवेयर, हाँ। दे यूज प्रोटेक्शन, दे नो हाउ टू प्ले सेफ। इसके बारे में बात ही नहीं हो रही अब। वो इंडस्ट्री रेवेन्यू ही नहीं दे रही है। अब अगर वो इंडस्ट्री रेवेन्यू नहीं दे रही है तब उसका कोई फायदा ही नहीं है। अब सीजनल रेवेन्यूज क्या हैं, जैसे डेंगी, हाँ। अब सीजन आ गया है तो आप देखेंगे आपको चारों तरफ होर्डिंग्स दिखाई देंगे। ठीक है। अब कोविड के बाद कोविड के कितने वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। बहुत बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। हाँ, अलग अलग तरीके से। कभी ये वेरिएंट वहां मिला, यहाँ पे ये मिला, ये वेरिएंट मिला, वो लोग अब ठीक है, हाँ भाई जुकाम है, दवाई खाई, ठीक हो गया, खत्म। बट कोविड पे भी पता है ना आपको कि बहुत सारा गेम हुआ है पूरे हाँ वर्ल्ड ठीक में। है, उस पर बात कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट ये तो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी एक मुझे तो लगता है कि अभी रिसर्च सामने आई है कि मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसकी वजह से आप ज्यादा बीमार पड़े। क्या क्या नॉनसेंस निकला है किसी कोविड ने में। बोला ऑक्सीजन। अब ये तो प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं आपको। मेरे एक मिलने वाले रिपोर्टर थे, उनके जो चीफ थे, दोनों को सेम दिन कोविड हुआ, मतलब ऐसा जुकाम हो रहा है। तो मेरा जो रिपोर्टर दोस्त है वो अपने घर पे रहा, और उसका जो बॉस था उसने बोला अरे ऐसा ही 3 दिन घर पे लेटना है, 3 दिन यहाँ पे लेटना है। ही कुडंट मेक इट, एंड दिस गाय ही सर्वाइव्ड। आई माई सेल्फ आई फेल सिक, मैंने मेडिसिन लिया, और डॉक्टर मेरा दोस्त था, उसने बोला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेना नहीं है। फीवर आए, क्रोसिन, साथ में उसने मुझे 625 ऑगमेंटिन पकड़ा दिया, एंटीबायोटिक, दैट्स इट। घर पे रहो, स्टीम लो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आइसोलेट कर लो खुद को। इट टुक मी लाइक 4 days, दैट्स इट। अभी उसने बोला अब देख सीधा गेम है, तुझे तुझे आना है हॉस्पिटल, एडमिट होना है। तो वो ट्रीटमेंट, फिर वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही बिल्कुल अलग है, ऑक्सीजन, फिर ये, फिर वो, ऐसा वैसा। अब पता नहीं, ऐसी भी रिसर्चेज हैं जो ये कह रही हैं कि ऑक्सीजन लगाने की वजह से ज़्यादा कोलैप्स हुए हैं लंग्स। ऐसी भी रिसर्चेज हैं जो कह रही हैं कि वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही गलत। अब देखो ना, वो इंजेक्शन के बारे में, वैक्सीन के बारे में भी बाद में कितना विवाद हुआ कि रेमडेसिविर देना चालू किया,
आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स अरे वो नीडेड ही नहीं था, तो फिर वो इतनी बड़ी मार्केट, इतना ब्लैक में बिका, करोड़ों अरबों का धंधा हुआ, एंड देन डब्ल्यूएचओ कम्स एंड से नहीं वो प्रॉपर ट्रीटमेंट। एक रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग सामने है जो मैं अपने दर्शकों के लिए जरूर बोलूंगा। मेक श्योर दैट विटामिन डी इन योर बॉडी इज ऑलवेज अप टू द मार्क, क्योंकि उसकी वजह से बहुत बीमारियां होती हैं। विटामिन डी, जैसे एक हुआ कि इंडोनेशिया में जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं पे सूर्य बहुत उगता है, ठीक है ना, और जो लोग गांव में धूप में काम करते थे उनको कोविड ने बिल्कुल टच नहीं करा, क्योंकि उनका विटामिन डी ऑलरेडी परफेक्ट था, उनको कुछ नहीं हुआ। और जहाँ यूएस में जहाँ पे लोग घरों में रहते हैं, वो जैसे इंडिया में भी अब तो लोग कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा शहरों में ही लोग मरे हैं, गाँव में कम लोग मरे इन कंपैरिजन टू शहरों के। तो ये जरूर है कि मुझे ऐसा लगता है विटामिन डी एडिक्वेट रखे, आदमी एक्सरसाइज करे, आई थिंक उसके अलावा जरूरत नहीं पड़े किसी भी चीज तो की। बस सारा फंडा यही है कि ना हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर के पास जाना, देखो यार ठीक है, दोनों के प्लस माइनस हैं। आयुर्वेद या नेचुरोपैथी या जो आप नेचुरल चिकित्सा कर सकते हो अपनी, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बट ट्रॉमा के लिए सबसे बेस्ट क्या है, वो एलोपैथी ही है। अगर गहरा कट हो गया है तो स्टिचेस लगाने ही होंगे। वहाँ आप ये नहीं सोच सकते कि आपको शल्य चिकित्सा पद्धति से जो है 15 दिन, क्योंकि पेशेंस नहीं है। बहुत दोस्त है मेरे, मेरा एक डॉक्टर दोस्त मुझे कहता है यार देख हमारी ना इंडस्ट्री का सीन ये है, मुझे पता है सामने वाले पर्सन को 3 दिन में प्रॉब्लम ठीक होगी, पर उसको 2 डोज में आराम चाहिए, वरना वो कहेगा डॉक्टर साहब को कुछ पता ही नहीं। तो ये मजबूरी है, उसको उसको दवाई देनी ही ऐसी पड़ती है। अब सोचो 625 mg एंटीबायोटिक 15 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को 625 mg कितनी खतरनाक डोज है, और वो भी ऐसी एंटीबायोटिक की जो आप एक बार ले रहे हो तो आपको कितने महीनों तक आपकी बॉडी के अंदर वो अपना काम करती रहेगी, आपकी किडनीज को किस लेवल तक अफेक्ट करेगी। बहुत कॉमन कॉमन दवाइयाँ हैं। सर दर्द हुआ, इंसान ने डाइक्लोफेनेक खा लिया, क्रोसिन तो ऐसे खाते हैं जैसे च्युइंगम खा रहे हो। कुछ नहीं है, आज हरारत सी लग रही है, क्रोसिन खा ली। बॉडी में पेन हो रहा है, क्रोसिन खा ली। आज कुछ नहीं है, सैडनेस हो रही है, एंड तो वो क्रोसिन है खा ली। कॉम्बी फ्लेम, वो भी बहुत कॉम्बी चलती फ्लेम है। खा ली, है ना, अपना निम्सोलाइड खा ली। जबकि सच मायने में फीवर अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा, वो आपकी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म ही है जिसने टेम्परेचर को इंक्रीज किया हुआ है। एंटीबॉडीज अपना काम कर रही हैं। अब आपने 625 mg डाल के एंटीबॉडीज को साइड में कर दिया और ऊपर से दवाई डाल दी। अब वो बोलेगा देखो ऐसा है, इन्फोर्समेंट आ गया है, अपनी सेना तुम पीछे हटा लो, हम करते हैं काम। पर उसके बाद बॉडी की आदत पड़ यस, जाएगी। बॉडी को अब नेक्स्ट टाइम जब खुद से लड़ने की बारी आएगी, बॉडी वेट करेगी कि एन्फोर्समेंट बाहर से आ रही है। तो ये सीन है। अब इन्फॉर्मेशन ही ऐसी मिल रही है कि दवाइयों के बिना ठीक नहीं हो सकते और कुछ नहीं करना है तो ये खा लो। मेरी एक डॉक्टर दोस्त ने मुझे कुछ दिन पहले रेकमेंड किया कि कैल्शियम के सेशेस लाइफ टाइम खाते रहो। ये तो सब डॉक्टर खाते हैं। उसने 1-2 साल टोल लिखे, ये तो लाइफ टाइम खाना होता है, सब खाते हैं। हाँ ठीक है, खा लूँगा। पर वो मुझे देखना है ना, मुझे अपनी बॉडी में क्या डालना है क्या नहीं डालना है। लाइफ टाइम मतलब आज से 100 साल पहले तो नहीं खा रहे थे कोई लाइफ टाइम। सारा मसला ये है कि हम ना अनसिंक हो गए हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। साउथ इंडिया का खाना देखो आप क्या है। साउथ इंडिया के नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर गर्म है, तो बॉडी को ऐसा खाना चाहिए जो ज़्यादा देर तक वाटर रिटेन कर सके, राइट। इसलिए वहाँ पतला खाना है, सांबर, रसम, चावल। ये वो चीज़ें हैं जो काफ़ी देर तक बॉडी में वाटर रिटेन कर सकती है, चावल, राइट। आप नॉर्थ में आ जाओ। मेरे 100 आज से 100-150 साल पहले आपके हमारे दादा परदादा जब कभी अगर खेती करते होंगे या जो उनका लाइफस्टाइल होगा, सुबह जाता है एक आदमी खेत में अपने बैलों को लेके, उसको पूरा दिन काम करना है। उसको ऐसा खाना चाहिए जो स्लो डाइजेस्ट हो और देर तक एनर्जी दे। जबकि साउथ इंडिया वाले को ऐसा खाना चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो और इंस्टेंटली एनर्जी दे, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है। इसलिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के जो लोग हैं वो बेल्ट में बड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि उनका खाना क्या है, फैट फैट रिच फूड है ना। मक्खन बहुत खाना, मोटा अनाज खाना, बाजरा खाना, मकई खाना, फैट रिच फूड। क्यों? क्योंकि स्लो डाइजेस्ट होगा, देर तक चलेगा। बाजरा सुबह अगर 3 रोटी खा ली उसने मक्खन के साथ, एक गिलास लस्सी के साथ, तो वो उसको 2-3 बजे तक फुलफिल फील कराएगा। जबकि साउथ इंडिया में आप इतना हैवी खाना नहीं खा सकते, क्योंकि आप उसको पचाने में ही आपकी बॉडी एनर्जी लगा देगी। अब इसका इसका इसकी वजह से रिजल्ट क्या आ रहा है। नॉर्थ इंडिया वाला जो इंसान था आज से 100-150 साल पहले, वो ताकत में तो बढ़िया है, वो कुश्ती लड़ सकता है, वो उठा के पटक सकता है, वो खेती कर सकता है, पर उसको दिमाग में जो एनर्जी चाहिए वो कम अमाउंट में पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो रही है। साउथ इंडिया में क्या है, वो आपसे कुश्ती नहीं लड़ सकता है, वो रिसर्च कर सकता है, वो रॉकेट बना सकता है, क्योंकि खाना इंस्टेंटली डाइजेस्ट हुआ, एनर्जी यहाँ पहुंच गई,
अब मैक्सिमम ऑक्सीजन ब्रेन को मिल रहा है, यहाँ क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीजन पेट को मिल रहा है। अब साउथ इंडिया में रहते हुए आप फैट, चिकन, मटन, बहुत सारा ऐसा खाना चालू कर दो जो फैट रिच हो प्रोटीन की बजाय, तो क्या होगा, आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, बीमार हो जाएगी। बीमार होते ही हमें पता ही नहीं हम बीमार क्यों हो रहे हैं, ये पता है करना क्या है, डॉक्टर के पास जाना है। तो हमें उस चीज़ के लिए एजुकेट नहीं किया जा रहा है कि बीमार कैसे ना पड़ें, हाउ नॉट टू फॉल सिक। इस चीज़ के लिए एजुकेशन पूरी दी जा रही है कि बीमार होते ही क्या करना है, एक टीका ये लगवाएं, बच्चे को ये वैक्सीनेशन लगाएं, इसकी दवाई लें, उसकी दवाई लें। एक जैसे बॉडी में फिक्स्ड अमाउंट में एक टाइम पे बॉडी में फिक्स्ड अमाउंट में इम्यूनिटी और ब्लड होता है। तो ईदर यू आर हैविंग सेक्स, यू हैव ईटन वेरी स्ट्रॉन्ग फूड, और यू पुटिंग योर ब्रेन इनटू समथिंग। ठीक है, तो तीनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते। आप अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो दिमाग और पेट बिल्कुल खाली होने चाहिए। वात्स्यायन जी ने कामशास्त्र में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि कितना खाना है अगर आपको सेक्स करना है तो। उसी चीज को जानवर जो होते हैं, अगर उनकी जो अंतड़ियाँ होती है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए सुबह वो खाते हैं फिर ऐसे ऐसे मुंह में आते रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग नहीं चलाना, उनको यही करना है। अगर उनकी अंतड़ियाँ छोटी कर दी जाए जेन्युइनली, और उस प्रोसेस को उनको छोटी अंतड़ियाँ करके फिर उनके बच्चे पैदा करे जाए, आपको नेक्स्ट 3-4 जनरेशन में आपको स्मार्ट जानवर मिलने लग जाएंगे, क्योंकि ब्लड का फ्लो अब अंतड़ियों पर नहीं जाएगा, अब दिमाग पे जाने लग जाएगा। जी जी, हाँ, ब्रेन में जाने शुरू हो जाएगा। तो अब स्मार्ट आपको अचानक से मिलेंगे, बहुत स्मार्ट हो गए ये। वो चीज हो रही है कुत्तों के साथ में, क्योंकि ह्यूमन फूड खाते हैं और ह्यूमन उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देता है ये कर, तो उनको दिमाग यूज करना पड़ता है, तो उनका ब्लड खाने से दिमाग पे जा रहा है। तो अब आपको स्मार्ट कुत्ते मिलते हैं कि अरे कुत्ता ये कर रहा है, तो कुत्ता नहीं कर रहा, हमने उसको पुश किया है कि करिए, तब वो कर पा रहा है, बिकॉज उसने अपना ब्लड को पुश करा के दिमाग पे ले जाए, पता नहीं क्या बोल रहा है, ये नहीं करूंगा तो खाना नहीं मिलेगा, तो वो कर रहा है, तो फिर वो अपने तड़ियों से ब्लड को उधर फ्लो करवा रहा है, तो अब वो स्मार्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। डॉग्स आर गेटिंग स्मार्टर देन ह्यूमंस। Right. The same thing is happening with the entire generation also. This is how internet is training our upcoming generation. उनकी डिसीजन मेकिंग को इतना डाइल्यूट कर दिया है कि जहाँ पे पहले 5 मिनट की वीडियो देख पाता था, कोई 40 मिनट की वीडियो भी देख पाता, दे कैन नॉट सर्वाइव, वो 5 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते हैं बिना उसको आगे किए। अब तो मैं और आप मूवी नहीं देख पाते। मूवी देखना शुरू होता है, इंटरेस्टिंग फिल्म, सडनली एक बार फोन जरूर उठ जाता है, फिर मूवी रोको, फिर फोन देखो, फिर आधे घंटे बाद फिर चला लो, बिकॉज हम थोड़ा एज हो गए हैं, तो हमारे अभी आधे घंटे का पेशेंस है। हाँ, कि और फिर अचानक से बैक करो, शिट यार क्या हो गया इसमें। मैं तो कॉन्शियसली जानबूझ के खुद को बोर करता हूँ, ये जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है ना। वट एवर यू पार्टिसिपेट इन टू, यू मास्टर इट। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिस्ट्रैक्शन, यू विल बी द मास्टर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। बट व्हाट्स हैपनिंग विद दिस जनरेशन, दे आर बीइंग ट्रेन्ड इन अ वे नॉट टू टेक डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन। They watch podcasts to know what they're supposed to do. What the hell? कोई बात ही नहीं कर रहा है ना इस बारे में। They watch podcasts. They want to think what you tell him to think. That's unfortunate. हाँ, that's कि unfortunate। पॉडकास्ट देख के सोच रहे हैं मुझे ये सोचना है, अरे यार कम ऑन, ये चाहिए मुझे, अच्छा ये भी किया जा सकता है। Yeah, that's happening. That's sad how but true. sad. That's sad but true. It's happening. That's why people like us should talk about so many things. हाँ, मुझे तो अब ये लगने लग गया है कि लोग ना देख के फिर डिसीजन करते हैं, अच्छा ये बोल रहा है, ये सही होगा या ये गलत होगा। और इसी वजह से क्या होता है कि द पॉलिटिशियन एट द टॉप, दे डोंट वांट अस टू चेंज। वो चाहते ही नहीं कि हम चेंज हो जाए, उनको लगता है चेंज हो जाएंगे तो हमें वोट कौन देगा। सिस्टम है ना सर, सिस्टम है, सिस्टम ही ऐसे ही चलेगा। सिस्टम, आप सिस्टम को बदलने क्यों जा रहे हो? वी ऑल आर कैप्ड एंड केज्ड इन अ वे। हम सबका एक एक मैट्रिक्स सेट है, आप जैसे उस मैट्रिक्स को तोड़ने की कोशिश करते हो तो आप खतरे में आ जाते हो, राइट? हर चीज़ का एक मैट्रिक्स है, और वो जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको वोटर ऐसा चाहिए जो 15 सेकंड में डिसीजन ले। कौन अभी 5 साल बैठ के तुम्हारे काम देखेगा? वो 15 सेकंड में उससे शॉपिंग करा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग ही तो करप्ट की जा रही है ना। तो आने वाले टाइम में क्या होगा? फिल्में भी ऐसी बनेंगी जो 40 मिनट की होंगी, 40 मिनट में सब कुछ हो गया। वो इसीलिए हो रहा है। अब देखो 2.5 घंटे का सिनेमा 2 घंटे पे आ गया, 1 घंटे 50 मिनट पे आ गया, 1 घंटे 45 मिनट पे आ गया। शॉर्ट फिल्म्स का कल्चर आ गया, 2 मिनट शॉर्ट फिल्म का कल्चर आ गया। पर उसी में फिल्मों से शुरू करते हैं, इंसेप्शन फिल्म की बात करते हैं, जो कि आपका इंटरेस्टिंग है। वो इंसेप्शन में जो है, इज इट पॉसिबल और इट जस्ट, क्योंकि मैं जो वो क्या नाम है उस डायरेक्टर का, नोलन, क्रिस्टोफर नोलन से मुझे उम्मीद है कि वो जो बनाने की कोशिश करता है वो शायद साइंस में नेक्स्ट लेवल पे सोच के फिर लोगों से बात करता है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
आपको क्या लगता है, वो पॉसिबल है ड्रीम्स में घुसना लोगों के? हमेशा से यही होता आ रहा है, हम अभी भी एक दूसरे के ड्रीम में ही घुसते हैं। और हिप्नोसिस भी वेरी सिमिलर। हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की इमेजिनेशन को अपने हिसाब से गाइड करते हैं और उसको वो सब चीज़ें फील कराते हैं जो उसको पता भी नहीं है कि ऐसा भी तो फील किया जा सकता है। तो उसको एक सजेस्टिव स्टेट में ले जाके मैं कुछ देर के लिए उसके दिमाग में ही तो हूँ। और यही तो सब कर रहे हैं। ₹1 का तेल बेचने के लिए एक बड़ा-सा एक्टर आ रहा है, वो क्या कर रहा है? वो उसकी प्री कंसीव्ड जो इमेज है, उसका जो ऑरा है, वो एक बायर के दिमाग में जा रहा है और उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये लगाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। ₹5 की फेयरनेस क्रीम लगाओ और गोरे हो जाओ, राइट? तो ये क्या है? सपने छोड़ो, सपना क्या है? सपना इमेजिनेशन ही तो है ना। लॉजिकल माइंड सो रहा है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी उसके दिमाग में चल रहा है उसको यूज़ कर रहा है। आप अभी भी किसी को सोते हुए इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है। आपने कई बार देखा होगा, सोते हुए इंसान कई बार महसूस करता है कि उसको साँस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है मेरे साथ बहुत बार हुआ और है। वो ज़ोर से चिल्ला के उठता है तो फिर वो चिल्ला भी नहीं पा रहा है। अच्छा, एक सॉरी, इस हाँ, पे रोक देता हूँ 1 हाँ, मिनट के लिए। प्लीज़। आई वेंट टू केरला, जो बोट होती है, आई स्लेप्ट देयर। तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, चूँकि बेड छोटे थे, तो दूसरे में सो रहे थे, आई वाज़ स्लीपिंग इन अनदर रूम। मुझे ऐसा लगा कि माय सोल केम आउट एंड आई सॉ माय सेल्फ स्लीपिंग एंड आई गॉट सो स्कैर्ड कि मैं उठ के जाके अपने उस छोटे से बेड में सबके साथ सोया, अपने बच्चों के और सबके साथ में, बिकॉज आई गॉट सो स्कैर्ड कि ये क्या था। अच्छा, मैं उठ भी नहीं पा रहा था, लाइक आई वॉज लॉक्ड इन अ पोजिशन फॉर सम टाइम। तो मैं उठ नहीं पाया और मैं आई कुड सी माई सेल्फ, बड़ी हेल, दैट्स मी स्लीपिंग। ये क्या है? दैट्स कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस भी आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कई बार क्या होता है, नींद में ना माइंड इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो बॉडी एक्ट करने लगती है और इससे पहले कि बॉडी एक्ट करने की स्पीड में इंजर्ड हो जाए, गिर जाए, पलट जाए, कुछ हो जाए, तो बॉडी अवेक हो जाती है और माइंड उस इमेजिनेशन में अभी भी हो रहा होता है। तो आप जागे हुए तो हो, पर थॉट और बॉडी का सिंक कम हो गया है। इसीलिए बॉडी को डिफ्यूज कर देता है माइंड कुछ देर के लिए, उसको स्लीप मोड पे डाल देता है या उसको इनएक्टिव मोड पे डाल देता है कुछ देर के लिए। सो दैट्स कॉल्ड, पैरालाइज्ड कर दिया। यस, दैट्स कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज फिनोमेना। तो फ्रीज फिनोमेना जो है वो ऐसी रेयर कंडीशंस में आता है। या आपने देखा होगा कब बहुत शॉकिंग न्यूज़ किसी को लग जाती है तो दे गो फेंट, राइट? वो क्यों? क्योंकि कोई इतनी खतरनाक न्यूज़, कुछ ऐसा सुन लिया, बहुत बड़ा हादसा है, कुछ भी सुन लिया, कुछ ऐसा बुरा हो गया, माइंड को समझ में ही नहीं आ रहा है इसको प्रोसेस कैसे करना है, तो माइंड बॉडी को शट डाउन कर देता है इससे पहले कि बॉडी को नुकसान पहुंचे। इनफैक्ट डेथ, जब आप बहुत सीवियर कंडीशन में कोई इंसान इंजर्ड हो जाता है ना, योर माइंड चूजेस टू डाई, योर माइंड चूजेस इट टू, कैन नॉट फिक्स इट। no, your mind chooses to end the suffering. Why do people commit suicide? What is the possible reason? What do you think? Why do people commit the suicide? They see no way out of it. Yes, Yes. they are unable to end the suffering. And the only thing their mind can come up with, नहीं झेला जा रहा है ना, let's finish this. The only thing is, cut this body off. Come out of it. Suicide itself is a defense mechanism for the people. राइट? तो माइंड हमेशा हमें बचाना चाहता है, पैदा होने से मरते दम तक। वी ओनली लिव फॉर जॉय, वी ओनली लिव फॉर आवर सेटिस्फैक्शन। हमारा हर एक एक्शन के पीछे एक इमोशनल गेन होता है। आप बिना इमोशनल गेन के कोई काम करते ही नहीं हो। आप सोच के देख लो इस चीज़ को, आपको शायद ही कोई ऐसा काम मिलेगा कि ये तो मैंने बिना किसी इमोशनल गेन के किया है। नोइंग द फैक्ट दैट मैं बिना किसी इमोशनल गेन के इस काम को कर रहा हूं, इट ऑल्सो गिव्स यू अ सेटिस्फैक्शन कि मैं उसके भले के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं। दैट इज अगेन अ गेन। तो क्योंकि हम सुख चाहते हैं पैदा होने से लेके मरते दम तक, तो हर चीज सुख के लिए करते हैं। और वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बिकॉज आपके पैदा होने से पहले दिमाग बना है, उसने बॉडी को डेवलप किया है, राइट? तो उसका काम है ये बॉडी को जिंदा रखना, बॉडी को मारेगा भी वही। तो स्लीप पैरालिसिस एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इसीलिए ऐसा होता है। इंसेप्शन। वापस आते हैं, मैं यही बता रहा था। हम्म। आप अगर कोई आपके बराबर में सो रहा है, आप उसके बराबर में एक कुछ अच्छी फ्रेग्रेंट सी अगरबत्ती लगा दो, सॉफ्ट सा म्यूजिक चला दो, इतना जिससे उसकी नींद खराब ना हो, और आसपास कुछ ऐसा अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो,
तो जब वो उठेगा ना, देयर आर चांसेस कि वो बोलेगा, यार सपने में मैंने देखा, मैं ना एक गार्डन में था, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, जबकि वो इन्फॉर्मेशन आपने इम्पोज की है उसके माइंड में। सो इंसेप्शन इसी आइडिया के ऊपर है। उसमें एक तो होता है हुक, जो आपको वापस लाता है इस वर्ल्ड में, जैसे वो हो सकता है, राइट। वो वापस लाना जो है, अब देखो इसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट देखो, आप माया में फंसे हुए हो, पर अंदर एक लट्टू चल रहा है जो आपको वापस लाएगा इस वर्ल्ड में, राइट। और वो समय समय पे घूमता है। मैं आप इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम कितनी भी देर बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी वो फिरकी क्या है, इसके बाद मेरा पॉडकास्ट है, आपको इसके बाद घर पे कुछ और देख, ये हमें वापस लाता है। लेकिन कमाल की बात ये है, चीजें एग्जिस्ट ना करते हुए भी एग्जिस्ट करती हैं और करते हुए भी नहीं करती हैं। मैं थोड़ा एग्जाम्पल से बताता हूँ। उपनिषदों में या इनमें बात एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि ब्रह्म सत्य जगत माया, राइट। सो ब्रह्म क्या है, जो है, एग्जिस्ट करता है, अनंत है, वही सच है। हम आए, हम जिए, हम चले गए, हम कहीं मैटर ही नहीं करते। बट माया भी तो उतनी स्ट्रांग है ना। ये टेबल किसी के दिमाग की उपज है, उसने रिसोर्सेज से एक मटेरियलिस्टिक चीज बना ली, बट क्या ये टेबल सच में एग्जिस्ट करती है? देखने में कर रही है, बिकॉज द आइडिया ऑफ टेबल एग्जिस्ट। सो इसका मतलब क्या ये टेबल आइडिया है? अगर ये आइडिया है तो क्या ये रियल है या इमेजिनरी है? दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ माया। वो ना होते हुए भी है और होते हुए नहीं भी है। जैसे कि ये डाइस है, ये अगर मैं इसको यहां रख दूं, आपको मुझे पता है इसका क्या करना है। 1 साल के बच्चे को नहीं पता है, क्या उसके लिए ये डाइस है? नहीं है। आप अपने पपी को दे दो, उसके लिए क्या है ये? चू टॉय हो जाएगा। यस, वो इसको चबाता रहेगा, राइट। अब इसको यहां छोड़ दो, ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हो, ना कोई नहीं जानता इसके बारे में, ये कहीं किसी कोने में पड़ा है, इसको कोई ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, तो क्या तब भी डाइस एग्जिस्ट करता है? हाँ या ना, करता हाँ, है या नहीं? यस, जैसे ही मैं देखूंगा मैं कहूंगा हाँ ये डाइस है। हाँ, हाँ, लेकिन अगर इसको कोई नोटिस ही नहीं कर परसीव्ड रहा है, रियलिटी। यस, तो सारा गेम यही है। हम्म। तो हम सब दिन भर में इंसेप्शन ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं अपनी सेल्स पिच से आपके दिमाग में जा रहा हूँ, आप अपने आइडियाज से किसी के दिमाग में जा रहे हैं, हम इस पॉडकास्ट से किसी के दिमाग में जा रहे हैं। चारों तरफ हर कोई हमें इंसेप्ट ही कर रहा है किसी न किसी तरीके से, फिल्मों से, किताबों से, कहानियों से। पूरे बड़े बड़े शहर जो हैं किसी के दिमाग की उपज ही तो हैं। हाँ, somebody सब looked at the कुछ land and said, यहाँ शहर यहाँ बनाते पे हैं। शहर बनाते हैं, और मुझे चाहिए कि आसमान से कोई देखे तो ये दीवार दिखाई दे। ये सब कुछ दिमाग की उपज है, राइट। वो उससे पहले कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। इसी को प्लेटो ने कहा है द आइडिया, द रेल्म ऑफ आइडियाज, कि हम एक रेल्म है जहां पे सब आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। सो द बेसिकली काउ इज नॉट द काउ, आइडिया ऑफ काउ इज काउ। इससे मैं वापस ले चलता हूँ एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कार्ल सेगन, हु लिटरली बिलीव्ड इन आवर फिलॉसफीज हिंदुइज्म की। कार्ल सेगन कहते हैं कि विष्णु जी सो रहे हैं भवसागर में शेषनाग के ऊपर, ठीक है, और जितने भी सांस छोड़ते हैं उसमें अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो अनेक ब्रह्मांडों को खत्म करते विनाश हैं, करते, खत्म हो जाते है ना। और उसके बाद उनकी नाभि से एक कमल निकलता है जिसपे ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के इतने युग, उनका जो दिन होगा वो इतने युग के बराबर होगा, उनका 1 मिनट इतने युग के बराबर होगा। एंड कार्ल सेगन सेज कि दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉस्मोस। इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना भी बिग बैंग थियरी है, ही यूज्ड टू से बिग बैंग थियरी डजंट एग्जिस्ट। और वॉयेजर में उसने ओमकार लगवाया था कि वॉयेजर वही देख रेख कर रहा था, दोनों वॉयेजर में ओम उसने लिखवाया हुआ है कि ओम रहना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि जब कोई दूसरा कोई अगर सचमुच में है कोई एलियन, तो ये लेटर जरूर समझ जाएगा, और कुछ समझे चाहे ना समझे, है ना। जब हम अब जो मैं ये बात कह रहा हूं कि विष्णु जी श्वास लेते हैं और ये करते हैं, कितने हिंदूज को पता है कि हम आपस में बात कर रहे हैं, साहब माया है ना। और फिर इलॉन मस्क कहता है कि किसी ने पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू नो फ्रॉम अ सुपर एआई, बना दिया आपने, उससे क्या पूछोगे आप? तो बोलता है मैं उससे पूछूंगा सिमुलेशन के बाहर क्या है। समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो सिमुलेशन के बाहर क्या है लेकिन पूछना माया चाहता के है वो, बाहर क्या माया है? के बाहर क्या है। मैं ये बात हजारों साल से बोल रहा हूँ कि सब माया है, उसके बाहर ये है ना। हम कह रहे हैं कि मैं चार सब पांच, माया है, ब्रह्म हाँ, एक चीज मैं है। हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन से बना हुआ हूं, इसलिए मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं जो हूं वही ब्रह्मांड है, बात खत्म, और कुछ नहीं है। वाई डू पीपल वांट टू प्रूव इट
and then take the credit of it when I'm bloody telling you कि ये ऐसा ही है. अगेन वो बॉडी के लेवल पे सोच रहे हैं ना. अब दो बातें हैं, या तो आप उपनिषदों का रास्ता पकड़ लो कि आप जीते हुए भी डिटैच रह सकते हो. अगेन जैसे बुद्धिज्म स्टार्ट यहाँ से होता है कि बुद्ध ने आंखें खोली और कहा सब कुछ सफरिंग है. पहला पॉइंट ये है कि ये पूरा जगत दुख का कारण है. अब ऐसे में ऋषि कनाद आते हैं जो कहते हैं हर तरफ सुख ही सुख है यार, तुम एक कनक में भी खुश हो, तुम इतना ही है. ऐसे में कोई आके कहता है कि ना तो कुछ सुख है ना कोई दुख है, तुम तो इन दोनों से परे हो. आपकी कोर फिलॉसफी जो है वो आपको डिफाइन करती है कि आप कैसा जीवन जियोगे. चारवाक आते हैं, कहते हैं अरे जावत जियो जीवेत भाई. सुखन जीवेत हाँ, नृणम कृत्वा घृतम कुछ पीवेत. कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. खाओ पियो जियो चले जाओ. और हम उनको महर्षि बोलते हैं, ऐसा नहीं हाँ, बोलते साला हाँ, आलसी आदमी, दिमाग खराब है इसका. यस 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 यस. वो है ना कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी बंदर करे ना का, काम. दैट वाज हिज शिष्य मनु दास. हाँ हाँ, तो दास मलुका कह गए सबके. तो सारा गेम ही ये है. अब क्या है कि उनको प्रूव इसलिए करना है क्योंकि उनको लगता है कि प्रूव करने से मेरी वैल्यू डिफाइन होगी. जबकि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक आदमी कह रहा है कि भाई मुझे कुछ प्रूव ही नहीं करना है. तो आपको अपनी संतुष्टि कहाँ मिलती है वो उस पर डिपेंड करता है. भगवान बुद्ध का निर्वाण था क्या, या पता है आपको? लाइक इफ यू कैन. नहीं आप, मैं इस बारे में जानना आई चाहता वाज रीडिंग अश्वघोष वाला जो लिखा है उनके ऊपर, तो उसमें वो कहते हैं भगवान बुद्ध का निर्वाण ये था 7th डे पे. उनको ये पता चला कि जो दिख रहा है ये भी सत्य है, जो अंदर है वो भी सत्य है. उन्होंने इसीलिए कहा था कि जो भी नेति कहा था उन्होंने कहा था एवरीथिंग व्हिच यू सी इज द रियलिटी, हाउएवर यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. दैट वाज हिज निर्वाण. इसीलिए बुद्ध का जो ध्यान कि बुद्ध की जो भी प्रतिमाएं आप देखोगे उनकी, भगवान बुद्ध की, उसमें आधी आंख खुली हुई आधी बंद है. कहते हैं आपको अंदर भी उतना ही देखना है, बाहर भी उतना ही देखना है. इसीलिए वो सम्यक पैरेलल पे चलते हैं कि ना इसके इधर जाना है ना उसके इधर जाना है. उन्होंने दो रास्ते चुन के देख लिए. बिकॉज जब उनकी आंख खोली और उन्होंने खुद को पानी में देखा तो उनको समझ में आया भाई मैंने तो एक्सट्रीम पे जाके देख लिया है, अभी भी कुछ नहीं है. और मैं जब वैभव में था, ऐश्वर्य में था, वहाँ भी कुछ नहीं था. तो कहाँ है? तो उन्होंने वो एक समन्वयता बिठाई उसके बीच में. तो पूरा गेम ही ये है कि आपको अपनी लाइट खुद ही ढूंढनी पड़ेगी भाई. आपको अपने अंदर का रास्ता खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि दुख आप खुद परसीव कर रहे हो सकता है. जैसे मैं बचपन में मतलब क्योंकि ऐसी चीज़ें पढ़ता रहा हूँ तो ऐसे कई बार बात हो जाती थी. तो एक बार एक महात्मा जी बहुत घर पे आते थे हमारे. मेरी नानी बहुत रिलीजियस है, मैं भी रिलीजियस रहा हूँ. तो महात्मा जी आए और बोले कि देखो पुनर्जन्म है, अगले जन्म में सोचो भगवान तुम्हें जो है कीचड़ में पड़ा हुआ जानवर बना दे. हैं अब देखो कितनी गर्मी है, गंदगी है, कितना है. और मैं ऐसे छोटा सा बच्चा मैं वैसे सोच रहा हूँ, पर क्या उसको पता है वो कीचड़ और गंदगी का? फॉर हिम दैट्स द ट्रूथ एंड ही इज एंजॉयिंग Yes, इट भाई. वही तो लाइफ है. सुअर को आप गंदगी से अलग कर तो चिढ़ जाएगा, क्या उसकी तो बदतमीजी है. वही लाइफ है. आपको लगता है कि वो सफर कर रहा है. तो इसका मतलब सबका अपना अपना अपनी रियलिटी परसेप्शन है है सबकी. सफरिंग हाँ को हाँ लेके. हाँ. इसीलिए बुद्ध को पढ़ के आप बुद्ध नहीं हो सकते हो. तभी तो वो कह रहे हैं भाई मुझसे बुद्ध ने कितना डिनाई किया, लिखो ही मत मेरे बारे में, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो ही मत. करंट बुद्धिज्म डजंट डिफाइन हिम. नो करंट बुद्धिज्म नो इज नो फूलिश. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. जो वो कहता था उसमें है ही नहीं कुछ. हाँ, करंट बुद्धिज्म इज ब्राह्मणिज्म एक्चुअली. पोल्यूट होता चला जाता है ना, पोल्यूट होता चला जाता है. अब बुद्ध तो अपना काम करके चले गए. ही लिव्ड हिज लाइफ, ही पास्ड अवे हिज ऑन वे. ठीक है, तुम कुछ मर्जी करते रहो उसके बारे में. अभी वही बात है ना कि अब आप इसको कैपिटलिज्म की नज़र से देखो तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है. आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो, किताबें, मेडिटेशन सेंटर्स, कैंप्स, अलग ही कुछ बना सकते हो इसका. तो सारा गेम यही है. तो कमिंग टू द पॉइंट जो हम उस पर बात कर रहे थे कि भगवान विष्णु के बारे में कार्ल सेगन ने जैसे चीज़ें कही, ऐसे ही मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चों से पूछ रहा था कि भगवान शिव का ऐसा ही स्वरूप क्यों है. व्हाट डू यू थिंक कि उसके बारे में क्या है. अब आप अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज़ों को तो वो बिल्कुल इंडिविजुअल हो सकते हैं. अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा. हो सकता है मैं सिर्फ सुबह से शाम तक ओम नमः शिवाय करता रहूं और मेरे अंदर कुछ मैं एक्सपीरियंस कर पाऊं, लेकिन वो प्रतिमा ऐसी क्यों है, ऐसा ही क्यों बनाएगा. क्या है ना, हमारे पूर्वज ना हमें सिंबॉलिक लैंग्वेज में समझाते थे. उस वक्त हमारा इंटेलेक्ट का जो लेवल था ना वो अच्छा था. हमें अगर किसी ने इतना भी कह दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो इसके बारे में पूरा दर्शन है जो इस पे बात कर रहा है. और फिर उस जमाने के लोग समझ भी रहे हैं उस चीज को. अभी तो यही समझ में नहीं आता है कि 3 पेंटें अगर सामने रखनी है तो कौन सी लेनी है. अच्छा वीडियो कॉल पे बता यार ये वाला ठीक लग रहा है या ये ठीक लग रहा है. अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और सबसे लो लेवल की लैंग्वेज अंग्रेजी. हाँ,
उसको सबसे अच्छा माना सबसे जाता अच्छा है, माना जिसमें जा रहा सबसे है। कम लेटर्स हैं, जो आपके दिमाग को सबसे मिनिमम एफर्ट में याद हो जाती है, उसको सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें 26 लेटर, इतना कम लेटर विश्व की किसी भाषा में नहीं, सबसे कम लेटर इसी भाषा में है। और ट्रांसलेशन भी नहीं है, ट्रांसलेशन भी नहीं कर, आप सच्चिदानंद का कोई वर्ड ही नहीं है आपके पास, समाधि का कोई दर्शन का वर्ड कोई नहीं है, वर्ड नहीं, दर्शन का कोई कोई वर्ड वर्ड नहीं है नहीं। आपके पास। कह रहा हूँ ना, क्योंकि भाषा लिमिटेड है। हाँ हाँ, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हमारी आप। भाषा बड़ा होना इस बात का प्रमाण है कि हम ज्यादा सोचते थे, न सिर्फ ज्यादा सोचते थे, हम ज्यादा कह भी सकते थे, साइंस ने ये भी हम प्रूव करा लिख है भी सर सकते थे। कि आपकी भाषा ही नए न्यूरॉन्स जनरेट करती है ब्रेन में। नए न्यूरॉन्स भाषा से जनरेट, और किसी से नहीं जनरेट होते। आपने वो फिल्म देखी है अराइवल? हाँ, एलियंस आते जो एलियंस हैं, आते हैं, जो लैंग्वेज सिखाते हैं, यस, कि वो बोलते हैं लैंग्वेज से ही सारे समस्याएं को सॉल्व हो जाएंगी, कुछ नहीं करना, आपको समझ जाओ दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में क्या है, लैंग्वेज सीख जाओ बस, उसकी वो बात में हो जाए। और वो भी बहुत सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा आइडिया है उस फिल्म का। अराइवल बहुत अच्छी देखा है मैंने, वो थोड़ी स्लो पेस है, बट व्हेन यू रीच टू द एंड यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बात क्या हो रही है। और ये अराइवल भी कोई नई बात नहीं है। आप देखो कि हमारे यहाँ पे आपको बड़ी तस्वीरें पुरानी मिलेंगी तो अराइवल की ही दिखेंगी आपको, आपको ऊपर पुष्पक विमान पे एक देवता दिखाई देंगे और नीचे खड़े हुए लोग दिखाई देंगे। तो वो इस बात का प्रमाण है कि देवर देवता या ईश्वर या वो किसी लोक से नहीं आ रहे हैं, बट वो हायर सोल है, वो हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अभी अगर किसी का सर्वाइवल सुबह से शाम तक 500 रुपए में ही है तो वो उसके बाहर नहीं सोच पाता है। अगेन मैं कह रहा हूं ना कि हम सबके ऊपर एक कैप है, किसी के ऊपर वो 5 करोड़ पे लगी हुई है, किसी के ऊपर 500 करोड़ पे लगी हुई है, और किसी के ऊपर 5 लाख पे लगी हुई है। आपको वो मैट्रिक्स को तोड़ना होगा, लेकिन इस बात को बहुत टाइटली वीव किया गया है इस कैप को कि आप तोड़ ही नहीं पाते हो उसको। आपको उसी तरीके की एजुकेशन दी जाती है, उससे बाहर जाना ही नहीं है। आपको उसी तरीके का लाइफ़स्टाइल दिया जाता है। हर चीज़, फ़िल्में, आपका फ़ैशन, आपका लाइफ़स्टाइल, आपका फूड, हर चीज़ आपको बाहर से मिल रही है, आप सिर्फ़ अडॉप्ट कर रहे हो। दे कौन रहा है? इसीलिए जो इस मैट्रिक्स को तोड़ के बाहर चला जाता है, वो फिर कहीं हिमालय में जाके बैठ जाता है, फिर उसने पहना है कि नहीं पहना है, पता नहीं, वो नागा है कि वो दिगंबर है, पता ही नहीं है। फिर उसने नहाया है कि नहीं नहाया है, पता ही नहीं है। पर उसके पास एक चीज़ है, वो सुकून में है। तो मसला सारा ये है, आपको चाहिए क्या, ये पहले डिफाइन करना होगा। मुझे याद है कि मैंने जब हमारे बिजनेसेस सक्सेसफुल हुए, तो आई बॉट क्लोथ्स फ्रॉम अरमानी, आई बॉट गुची, एंड आई बॉट दिस एंड दैट, एंड आफ्टर डूइंग बिजनेस फॉर 10 years, दिस इज ओनली फॉर 1200 रुपए की, आई जस्ट डोंट केयर एनी मोर। बट शुरू में जब पहला 3-4 साल थे ना, आई जस्ट वांटेड टू प्रूव कि भैया हम भी, वी हैव मेड इट, वी And हैव अराइव्ड। you are not proving it to anyone. हाँ You हाँ are हाँ proving it to that inner self of yours. हाँ 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 Because हाँ। we all have our inner perception about ourselves. हाँ, एक छोटे बच्चे को भी होती है, इसीलिए उसको बुरा लगता है कोई भी बात का। इट मीन्स उसको भी सेल्फ एस्टीम जैसी कोई तो फीलिंग है। सारा मसला ये है कि आप अपने आप की नज़र में क्या हैं। फिर आप चार्वाक भी हो सकते हैं, आप बुद्ध भी हो सकते हैं, आप सिद्धार्थ भी हो सकते हैं, और आप सुशील भी हो सकते हैं। आप आपकी नज़र में क्या हैं, और इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस जहाँ आप खुद को इवॉल्व करते हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप अपने आप को कम शब्दों में डिफाइन कर पाओगे ना, तो आप उतना ही क्लियर हो अपने बारे में। इसीलिए सबसे खतरनाक प्रश्न आता है ना, मैं कौन हूँ? जब मुझे किसी को ट्रांस में डालना होता है, इंस्टेंट ट्रांस में डालना होता है, मैं उसको डिडक्ट करता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि हु आर यू? लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, हु आर यू? आई एम अ गाय जिसने अभी 4 साल पहले तक शीशे में खुद को देख के बोलता था कि यार ये बंदा कौन है, समझ में नहीं आता, हु द हेल इज। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मुझे डिफाइन ही नहीं है मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं, आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ इन मिरर एंड कौन है ये बंदा, हु इज दिस गाय। एंड इट्स नॉट इवन फिलोसफिकल, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट आई टोल्ड माई वाइफ, कि यार बार बार क्यों आता है ये, लाइक ब्रश कर रहा हूँ और शक्ल दिख गई, मतलब who the hell is this guy, and I don't know why is this, So now you have defined what you have been doing for past 4 years. My question is still same. But who are you? I don't know, like I just don't know, honestly I don't know. Okay. How do you introduce yourself to someone? I usually shake hands and that's what I do. I don't even give them my name. I usually that's what I do, like, you know, जैसे आप आए, मैंने बोला कैसे हो आप, क्या कैसे, I never talk about me, I always आप कैसे हो, Okay, क्या if चल रहा I talk about you in your हाँ absence, हम्म what do you think I should be saying things about you? हम्म।
you would say something which you might have felt about me, right? In Wouldn't terms you? of experience, Yeah, the what? way you have spoken to me, the way you've understood me, that's what you will say, right? कि ये मैंने मिला था, ये समझ में आया मुझे इस बंदे के बारे में. अब मैं क्या सोचता हूँ, it doesn't impact you, right? Right. You will tell them अब what यहाँ you पे एक think. कमाल हाँ, की बात है ना, हाँ. जैसे हम पूछते हैं ना, मैं किसी से पूछता हूँ या आप खुद से पूछते हैं, हु आर यू, तो आपको 10 में से 9 लोग बताते हैं आई एम डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, ये अरे बाप रे, लोग अपने प्रोफेशनल उसकी ये ही बात करते प्रोफेशन, हैं और कुछ नहीं राइट, दिस करते. इज व्हाट यू डू. हाँ. माय क्वेश्चन इज हु आर यू, देन से आई एम अ मैन, दैट्स योर जेंडर, हु आर यू, ओके आई एम सुशील, दैट्स योर नेम, दैट्स व्हाट पीपल कॉल यू, हु आर यू. अब इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि किसी सभ्यता ने ये सवाल खोजा होगा, और इसी के ऊपर कितने दर्शन हैं, इसी के ऊपर कितनी चीज़ें हैं, इसी के ऊपर कितनी बातें हैं, फिर अंत में आके फिर बुद्ध जैसे लोग कहते हैं आई एम प्योर अवेयरनेस, या एक कोई कहता है कि आई एम ब्रह्मस्मि, या कोई कहता है कि मैं ही वो हूँ, तत्वमसि, तुम वही हो. तो सबका सारा अपना वही है. ये क्वेश्चन जितना क्लियर होगा आपको, हु आर यू, उतनी ही बढ़िया आप लाइफ जी पाओगे. अगेन मैं बच्चों से सर, जब अब बात मेरे करता दिमाग हूँ में वो तो नहीं आ रहा, जो कि मुझे बहुत खतरनाक लगता नाउ है. वी आर गोइंग ये नहीं आता. मैं हु आर यू वाला सवाल पहले आता था, now अब you are नहीं going नहीं with आ the रहा. flow, maybe you are going with the flow, it will hit again someday, it will hit again. जब आप पहुंचोगे किसी लेवल पे, या आपको लगेगा अच्छा जब ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, अब क्या बचा है, then this will reconnect you with the same question, who are you. क्योंकि जब ये क्लियर हो जाएगा मैं कौन हूँ, मेरे एक्शंस डिफाइन हो जाएंगे. जब ये क्लियर हो जाएगा कि मैं बुद्धि हूँ, तो फिर मैं बुद्धि से सोचूंगा, मेरी हर चीज़ बुद्धि पे ही केंद्रित होगी. अगर ये होगा कि मैं ये शरीर हूँ, तो मेरी हर चीज़ शरीर पे केंद्रित होगी. अगर ये होगा कि मैं परम आनंद हूँ, तो मेरी हर चीज़ उसी के लिए होगी. इसीलिए ध्यान से पहले योग के नियमों में धारणा आती है. आपकी धारणा तो क्लियर हो, आप हो क्या, आप करना क्या चाहते हो, अचीव क्या करना चाहते हो, फिर ध्यान आता है और फिर समाधि आती है. मुद्दा ये है, हम बात तो कर रहे हैं आजकल समाधि के बारे में. कमाल की बात है, मैं बाहर बैठे हुए बात कर रहा था, मनीषा को बता रहा था कि nowadays people are talking about mental health like anything, and still they are mentally unwell. Why? Because data रिजल्ट नहीं देता है. डेटा सिर्फ आपके लॉजिकल क्वेस्ट को खत्म करता है. इंफॉर्मेशन तो आ गई, वो एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर पा रही है. डेटा इज लाइक कम्युनिस्ट. प्रॉब्लम तो बता रहा है, प्रॉब्लम तो सोल्यूशन नहीं बता सोल्यूशन नहीं बता रहा. यस 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 यस. और अच्छा, डेटा सुन के मजा आता है ना. मैं अगर आपको ये कहूँ, मैं कहूँ कि भाई मैं यहाँ से हरिद्वार पैदल गया, आपको लगे चलो मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से हरिद्वार लेट के यात्रा की, तो आपको लगेगा हाँ बहुत लोग करते हैं. मैं कहूँ देखो, यहाँ से हरिद्वार की दूरी 200 किलोमीटर है, मेरे शरीर की हाइट है 5 फीट, विच इज लेट्स से 1 मीटर मान लेते हैं. अब यहाँ से 200 किलोमीटर उसको मीटर में निकालो, फिर उसको गुना करो कि इतनी बार मैं लेटा हूँ, और मैं कहूँ मैं यहाँ से हरिद्वार जाने में 8,918 बार लेटा और उठाऊं. इट हिट्स लाइक एनीथिंग. 8,000 बार डेटा आ गया ना. तो डेटा भी आपको लॉजिकली सेटिस्फाई करता है. तो हु एम आई, अगर आप डेटा से आंसर करते रहोगे तो आप लॉजिकली तो सेटिस्फाई हो सकते हो, एक्सपीरियंस से नहीं हो सकते हो. तो यही हो रहा है जनरेशन के साथ. इसीलिए कम्युनिज्म यंग बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो हमेशा बता दो कितनी गरीबी है, अरे अब देखो कितनी प्रॉब्लम्स हैं. दूर क्यों जा रहे हो. हम ओशो की बात कर लेते हैं. ओशो ने आपको इतना जल्दी इतना पॉपुलर होने का रीजन क्या है ओशो का. आज की जनरेशन अचानक से क्यों ओशो की फैन हुई जा रही है सोशल मीडिया पे. क्योंकि ना ओशो ने जो रास्ता पकड़ा ना, वो सवाल ही ये था, तुम जो जानते हो, तुम जो मानते हो उसको छोड़ दो, जानते हो कि नहीं ये बताओ. अब बंदा गया, हाँ कौन हो, मैं पंडित सो एंड सो. अच्छा कैसे पंडित हो, नहीं मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो सिर्फ इसलिए तुम ब्राह्मण हो. वो 4 ऐसी बातें दे के भेजेगा उस आदमी को कि उसको अपने ब्राह्मण होने पर शक हो जाएगा. मतलब मैं ओशो के बारे में कहता हूँ कि ओशो को पढ़ना खतरनाक इसीलिए है क्योंकि वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुमसे तुम्हारी ज़मीन खिसका देता है. फिर वो तुम्हें ऐसी जगह पे ले जाता है जहां तुम्हारी ज़मीन चले गई, और फिर वो भी हाथ छोड़ देता है. अब देखो यहाँ से अपना रास्ता खुद पकड़ो. एंड व्हिच इज अ गुड थिंग, It is a provided good if thing. you are intelligent enough to do it. That's why it's scary. That's why it's scary. See, आज के टाइम में भी जो मॉडर्न गुरुज हैं, जो लॉजिकल साउंड करते हैं, सो एंड सो फाउंडेशन या लिविंग वाले, दे साउंड लॉजिकल, बट उनके अंदर भी डर है. उन्होंने अभी भी फाइन थ्रेड पकड़ा हुआ है भगवान का. ओशो का प्रॉब्लम ये, चैलेंज ये था, तुम बोलो शिव के बारे में बात करनी है, वो उस शिव के बारे में बात तो करेगा, पर उस शिव के बारे में नहीं करेगा जिसको आप बचपन से जान रहे हो. और आपको उसकी बातें सही भी लगेंगी क्योंकि उसने आपके लॉजिक को खत्म कर दिया.
और वो बंदा इतना ट्रेंड और इतना स्मार्ट स्पीकर है कि वो आपके इमोशंस में भी घुस गया। अब आप डाइसी सिचुएशन में आ जाते हो कि यार ये कौन से शिव की बात कर रहा है जिसको मैं मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहा हूँ, उसकी बात कर रहा है, क्योंकि पंडित जी तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो शिव पुराण में तो कुछ और लिखा है। ये कौन से शिव की बात कर रहा है? इसलिए आप देखो कि अभी जो चल रहा है वो लोग सेफ खेल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने चैलेंज नहीं किया है किसी भी चीज़ को। उन्होंने कहा हाँ, नहीं करेंगे वो। वो बहुत हम्म, डिबेटेबल है ना, बहुत हम्म। ज़्यादा खतरनाक है। एक आदमी करके चला गया उस काम को, वो ना आपसे सवाल पूछता है और आपको कहता है तुम भी जाके सवाल पूछो, और वो तुम्हें ना फ्रीडम फील कराता है। मानना ही नहीं है, छोड़ दो, मंगलवार मत मानो, तो फ्री विल को पुश करता है पुश वो। करता है। और जैसे ही आप फ्री फील करते हो, आप लिबरेशन से बड़ा तो कोई नशा ही नहीं है ना। एक बार आपने बाहर आके अगर सबको बोल दिया मैं यही हूं, आप आजाद हो गए। ट्रूथ सेट्स यू फ्री, आप आजाद हो गए, अब खत्म बात। हाँ भाई मैं हूं, योर ट्रूथ सेट्स यू हाँ फ्री। यस ऑफ कोर्स योर ट्रूथ सेट्स यू फ्री। देयर इज, मेरा एक शेर है कि सच और झूठ के झगड़े में कितने ही घर टूटे हैं, मेरा सच और तेरा सच दोनों के सच झूठे हैं। तो सारा गेम ही ये है कि आपका सच कुछ भी हो सकता है, मेरा सच कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट योर ट्रूथ सेट्स यू फ्री एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ लिबरेशन। वो फील करा दी उसने। अगर आपको किसी की लाइफ में कोई भी इंपैक्ट लाना है, उसको लिबरेशन फील कराओ, इससे बड़ा कोई इमोशन नहीं है। आप किसी के मन में भी इमोशन इवोक कर सकते हो। सेल्स का कोर नेचर क्या है? अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इज ईजिंग योर डिस्कम्फर्ट। वो आपको इस पर्टिकुलर डिस्कम्फर्ट से लिबरेशन फील करा रही है। अच्छा, तुम्हें उठ के चैनल नहीं चेंज करना है, अरे रिमोट ले लो ना। अच्छा, बार बार उठ के जाने से के झंझट से मुक्ति, राइट? मुक्ति, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है। दर्द से राहत, मुक्ति, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है। प्यास भगाए, भगाए, मुक्ति। लिबरेशन इज वन ऑफ दोज कोर इमोशंस जो हमें चाहिए। और क्योंकि हम सब पैदा होते ही लिबरेटेड होते हैं, इसीलिए हम उस एज में किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, कहीं भी हम बाथरूम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें समाज ढालता है अपने आप में, हमें समाज अपने कायदों में लेके आता है। एंड जब आप उन कायदों में ढल जाते हो तो समाज को बड़ा मजा आता है। तो अब ठीक हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अरे 35 के हो गए, शादी नहीं कर रहे हो, समाज के खिलाफ बात हो गई ना भाई, अब फाइट तक तो हो क्लब जानी मूवी चाहिए। का वो सीन याद है आपको, जो ब्रैड पिट बोलता है कि मेरे बाप ने बोला कि 10वीं कर ले, मैंने कर लिया, फिर तो बाप बोलता है 12वीं कर ले, मैंने 12वीं कर लिया, फिर कहता है कॉलेज कर ले, मैंने कॉलेज कर ले, फिर कहता है जॉब कर ले, मैंने जॉब कर लिया, होता है फिर क्या शादी कर ले, मैंने कर ली, कहता है फिर कहता है बच्चे पैदा कर ले, मैंने कर लिया, फिर क्या करना है, कहता सॉरी टू यूज द टर्म, खुद भी कुछ सोच ले। तो ब्रैड पिट कहता है जब मैं पिछले 35 साल से जो तू बोल रहा था वही कर रहा था, जो मैं सोच को तूने मेरे चेंज कर, अब तो मुझे बता मुझे क्या करना है। यस, यही है You सारा know what I'm मैंने। saying? That's what समाज यही करता है आपके साथ। समाज आपकी रीजनिंग को खा जाता है, आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करता है, आपको फ्रेम में ले आता है, और जब आप उसके फ्रेम में ठीक से बैठ जाते हो, then they are proud of you। और जैसे ही आपने थोड़ा कुछ अलग किया, दिमाग खराब हो गया है इसका। अरे हम एक आध इंसान और अगर अगर उस अलग में सक्सेसफुल हो गया, अरे मुनि है ये, एक आध इंसान अपनी मर्जी से शादी कर ले तो समाज बहिष्कार कर देता है उसका। बहिष्कार ना करे पर पीछे जरूर बात करता सब है कि ये नो दिमाग खराब हाँ, था इसका। गांव देहात में तो आज भी है ना कि भाई गांव से बहिष्कार कर दिया, मैं तो अगर खाप से कर जिस दिया। कास्ट से मैं हूं, अगर मैंने जाके छोटी कास्ट किया, मेरे में तो फर्क पड़ता नहीं। पानी अगर पी लिया तो मेरे चाचा वाचा बोलते हैं कि भाई ये तो इसका तो दिमाग खराब है, क्योंकि मेरे एक दादाजी थे, ठीक है, वो साधु बन गए थे, तो वो कुछ भी करते थे, तो मेरा नाम गांव में है साधु दादा है, ये कि उनकी हरकतें करता रहता है ये वही वाली बात है। जब भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि मैं गया हूँ किसी के पास, कोई पानी लाया, मैंने पी लिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है उसके यहाँ कौन जाती है क्या है नहीं है, उनको बहुत फर्क द पड़ता वर्ल्ड इज अगेंस्ट योर इंडिविजुअलिटी, इट इज स्कैर्ड ऑफ फ्रीडम। क्योंकि आज अपनी मर्जी से जी रहा है, कल को कहेगा मुझे तो आत्महत्या भी करनी। आत्महत्या इसलिए तो क्राइम है क्योंकि अपनी मर्जी से मर कैसे सकता है तू? अभी तो तेरा काम हुआ ही नहीं। बच्चे संभालने हैं, घर पालना है, परिवार में रहना है, कितना कुछ तो देना है। मतलब यू आर एन एसेट टू द सोसाइटी, हाउ कैन यू किल योरसेल्फ? भाई मेरी बॉडी है, मैं मारना चाहता हूँ खुद को, नहीं 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 नहीं, ये हीनियस क्राइम है, सजा मिलेगी। इसीलिए अबॉर्शन भी क्राइम है। हाँ, बच्चा पैदा कर दो, बाद में हम बताएंगे करना बाद में क्या है। बताएंगे करना क्या। कि आज तुम मरने की आजादी मांग रहे हो, तुम फिर जियोगे भी अपनी मर्जी से, ये क्या तरीका एक हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग था कि दो जगह पे जो कहीं कहीं कहावतें हैं वो नॉनसेंस लगती हैं। एक, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सुसाइड में नहीं लागू होता वो, बिकॉज यू कांट प्रैक्टिस इट, ठीक है। दूसरा, पहले आओ पहले पाओ, लिफ्ट्स में लागू नहीं होता, क्योंकि आप पहले आए हो, 22वें फ्लोर से उतर रहे हो, बीच में
पहले आओ पहले पाओ, कितने जो लेट आए उनको पहले मिल गया, आप बेचारे झक मार के ऑफिस के लेट हो रहे पर लोग दबाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही बड़ी सारी कहावतें हैं। तो मैंने तो अपने आप को ये चैलेंज कर रखा है कि जितनी कहावतें उनका उल्टा क्या है, लाइक व्हाट इज ट्रू अबाउट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे आर सेइंग, वो पता करना है मुझे। भाई अच्छा, इसका ऑपोजिट ये है, ये भी हो ये सकता बड़ा है। अच्छा आइडिया है समाज को क्वेश्चन करने का, क्योंकि कहावतें एक बहुत बड़े सोच को डिफाइन करती हैं। और जब आप सवाल करना चाहते हो तो आप कहावतों से सवाल कर सकते हो, जैसे कि कर भला सो हो भला। अब इसका ठीक ऑपोजिट क्या है? कर बुरा सो हो बुरा। और नहीं, ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको जो अच्छा खासा बुरा कर रहे हैं मगर उनका तो भला चल रहा है। सारे पॉलिटिशियन को देखिए। हाँ ठीक है ना। तो समाज को क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप कहावतों के पे सवाल उठाएं तो हाँ हाँ दैट्स अ हाँ गुड थिंग। हाँ, अच्छा। But yeah, it's very interesting to, you know, and I have been speaking to somebody from after a very very long time, जो जादूगर नहीं है। हमारे यहाँ पे एक एक बाबा थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बाबाओं का जादूगरी से क्या, आप भी, यू कैन बी अ बिग बाबा, यू कैन बी लाइक अ सक्सेसफुल बिलियनियर बाबा, लाइक यू नो, आई जो नो, उसके अपने पर्सनल जेट होंगे आई नो, जिसके। आई नो, आई हैव मेनी You should try proposals. that. Why No, not? I have many investors, they are ready. I'm telling you, like you will be like a billionaire बाबा जिसके अपने पर्सनल जेट। मुझे अभी एक सत्य साई नाम का बाबा था, तो झिबरे बालों वाला, जो सचिन तेंदुलकर का ही बाबा था वो। एंड ही वाज, पीपल हैव क्वेश्चनड हिम, सेक्सुअली मेंटली करप्ट, एक लो लेवल का जादूगर जो इतना बड़ा बाबा बन के बैठा हुआ था। एक मैग्नेटिक फील्ड का एक डिवाइस होता है, वो इतना ही बड़ा डिवाइस होता है, आप उसके अंदर ना 50 किलो की बॉल रख दो और बटन दबा दो, ऑन हो जाएगा, तो पूरी बॉल को उठा के आसमान पहुंचा देगा। अगर आपने वो डिवाइस छुपा दिया और ऐसे कर दिया जनता को दिखाने के लिए, बन गए बाबा। करना ही क्या है। जब सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं, दिमाग में इतनी सारे कन्फ्यूज़न है, तो ऐसे में हिप्नोसिस किस कैटेगरी में आता है? हिप्नोसिस क्या है, कैसे काम करता है? सो मैंने आपको बताया था कि हिप्नोसिस जो है वो माइंड कंट्रोल नहीं है। फिर हिप्नोसिस काम कैसे करता है, आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसको? हिप्नोसिस ना इंसान को एक सजेस्टिव स्टेट में ले जाने की कला है। वो आप अपने कम्युनिकेशन और अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए करते हो। जैसे ही सब्जेक्ट सजेस्टिव स्टेट में जाता है, आप उसके अंदर इमोशंस इवोक कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरे पास आता है और वो कहता है कि मुझे चाय छोड़नी है, तो मैं उसको चाय छोड़ने के लिए ट्रेन नहीं करता हूँ। चाय छोड़ने के बाद तुम खुद को कैसा देखते हो, मैं उसको उसके लिए ट्रेन करता हूँ। और कहाँ ट्रेन करता हूँ? मैं दिमाग में कलरफुल इमेज बनाता हूँ, ताकि वो इमेज उसको मोटिवेट करे कि भाई ये अचीव करना है, ये बनना है, ये अचीव करना है, ताकि ताकि उसको ये समझ में आए कि ये अचीव करना है, ये बनना है। तो जब उसको ये समझ में आता है कि मुझे ये अचीव करना है, ये बनना है, तो अंदर से उसके एक्शंस अलाइन हो जाते हैं उसके डिज़ायर रिजल्ट को पाने के लिए। तो हिप्नोसिस पूरा ऐसे काम करता है। अब आता है दूसरी चीज़ें कि क्या ये बीमारियों में भी काम करता है? हाँ, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे कि जिनका रूट कॉज़ बॉडी नहीं है, थॉट्स हैं। जैसे डायबिटीज़ टाइप 2, स्ट्रेस की वजह से जितना एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है, आप हिप्नोसिस के ज़रिए आप बॉडी को काम डाउन कर सकते हो। कोई भी मेडिटेशन भी हेल्प कर सकता है उसमें। जैसे कई सारी एलर्जीज़ जो इमोशनल रिएक्शंस की वजह से होती हैं। मेरे पास एक केस आया था, वो लड़के को ना जब भी कोई ऐसे ये करता था या ये करता था, या उसको कोई भी उसकी तरफ उँगली करता था, तो उसको बहुत डर लगता था। अब हुआ ये कि वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे गया ऋषिकेश, और उसने गांजा-वांजा पी लिया एंड वो हाई हो गया। तो अब वो और उसका दोस्त बैठे हैं, उसका दोस्त तो ऐसे-ऐसे करे जा रहा है, वो अपना फुल हाई है। दोनों बैठे हैं, बात कर रहे हैं ऐसे-ऐसे। अचानक से उनकी लड़ाई हो गई और वो दोस्त खड़ा हुआ और उसने उसकी तरफ उँगली करके उसको कुछ ऐसी गहरी बातें बोल दी। लड़ाई हो गई, अलग हो गए, उसको रीज़न नहीं पता क्यों। अब जब-जब उसको ये लगे या कोई उँगली करे, पूरा सिनेरियो याद आ जाए और अंदर डर वाले इमोशंस इवोक हो जाए। अब ये ओसीडी में कन्वर्ट हो गया। अब नॉर्मल बैठा हुआ इंसान भी उसको ये लग रहा है कि मेरे पैर पे टैप हो रहा है। वो ऐसे बैठा है और देख रहा है, उसको लग रहा है मेरे पैर पे कोई टैप कर रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो गया। शुरू कहाँ से हुआ था? वो हाइपर सजेस्टिव स्टेट में था, क्योंकि नशे में आपकी रीजनिंग कम हो जाती है, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता है। अब जब आपका रीजनिंग काम नहीं कर रही है, आप एक्सपीरियंस जोन में हो, ऐसे में एक्सट्रीम एक्सपीरियंस कर लिया फियर। अब जब ऐसा कोई, और वो ट्रिगर कहाँ से हो रहा है? टैप से या फिंगर से। वो मेडिसिन जितनी भी ले रहा था उससे और ज़्यादा हैज़ार्डस सिचुएशन में जा रहा था। तो अब एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट आपको क्या करना है? उसको उसी स्टेट में लेके जाओ और ये जो एंकर है इसको अनलिंक करना है। उसको ये फील कराना है कि इवन इफ समबडी इज टैपिंग ऑन योर नी,
सी योरसेल्फ काम, सी योरसेल्फ इन योर कंट्रोल। तो ऐसी चीज़ों पे भी काम किया जा सकता है हिप्नोसिस से। क्यों? क्योंकि आप सब्जेक्ट के सजेस्टिव स्टेट में हो, आप वो वही इंसेप्शन वाली बात है, आप उसके उस गहराई में चले गए हो कि आप जो उसको दिखाना चाहते हो वो उसको दिख रहा है, और जब वो आंखें खोल के वापस आएगा तो उसको वो एक्सपीरियंस महसूस होगा, उसके अंदर वो एक्सपीरियंस रहेगा। So this is the entire game. This is And how how many hypnosis. sessions do we need to do with such person? It depends. It depends. Subject first session में कितना react कर रहा है, कितना response कर रहा है, क्योंकि हम सब suggestive तो होते हैं। कुछ लोग हाइपर सजेस्टिव होते हैं, इसलिए आप देखोगे कि कुछ लोग स्लीप बोलते ऐसे चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं स्लीप बोलते वो ऐसे ही बैठे होते हैं। ये आपके बैरियर हैं। एक हिप्नोटिस्ट का काम होता है कि आपके कितने बैरियर्स को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, गार्ड्स कितने हैं? गार्ड्स कितने मैं आपके ऑफ कर सकता हूँ। इसीलिए स्टेज हिप्नोसिस या स्ट्रीट हिप्नोसिस जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसने बोला स्टक और उसका हाथ स्टक हो गया या उसकी आंखें स्टक हो गई। और वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कितना अच्छा है। थोड़े थोड़े सजेशंस को बढ़ाते हुए जाते हैं हम लोग और उसकी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं कि कितना पुश किया जा सकता है, और जब लगता है कि इसके बाद सजेशंस को वो रिफ्यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे हीलिंग की जा सकती है। हीलिंग तो किसी भी अवस्था में की जा सकती है, लेकिन स्टेज हिप्नोसिस, स्ट्रीट हिप्नोसिस या परफॉर्मेंस, ये सब थोड़ा अलग तरीके से होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं मैजिक ट्रिक्स को भी यूज़ करता हूँ हीलिंग में, हिप्नोसिस की हीलिंग में। जैसे अच्छा, आई हैव दिस हैंकी विद मी। I would ask you to close your eyes for a moment and just think of कुछ ऐसा जो आपके पास्ट में हो, कोई पास्ट छोटा मोटा ट्रोमा या समथिंग, एनी हैबिट और समथिंग जो आपको लगता है कि इट इज़ स्टॉपिंग योर ग्रोथ, या कोई ऐसा अनप्लेजेंट इंसिडेंट जो आप भूलना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। यू गॉट समथिंग? ओपन योर आइज। ओके, नाउ लेट्स से दिस पास्ट इंसिडेंट इज अ knot, right? It's a knot. And every time you talk about it, it becomes more and more stronger. It becomes more and more tighter. Even if you tight it, just no, don't pull it like this. So even if you, इस पे एक knot लगाए. Think about your trauma. And tie another knot, right? And just pull it. That's it. Right. So now point is, ये जो गांठ है ये एक सिनेरियो को रिप्रेजेंट करती है आपके दिमाग में, राइट? अब more you try to pull it off, you will find it's really difficult for you to open the knot, right? And now I, as a therapist, my job is to make you believe कि भाई वो जो गांठ थी वो तुम्हारी लाइफ में एक रिजल्ट नहीं दे रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके माइंड में एक और सिनेरियो क्रिएट करूँगा जो आपको हील करेगा अलग तरीके से, राइट? ओके, सो नाउ ये नॉट प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है और ये एक नया सिनेरियो है। ओके, गिव मी योर हैंड, होल्ड आउट इन योर हैंड्स। ये पेन मुझे दे दीजिए, बोर्ड रख दीजिए आराम से। ओके, एंड नाउ क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ and out, and when you exhale, allow yourself to become more and more relaxed. अपना पूरा ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पे रखना है। Take another breath in, and this time when you exhale, loosen up your body, loosen up all your muscles, and I want you to feel the weight of your body in this chair. And now take another breath in and hold it for 3 seconds. 3, 2, 1, relax. Keep your eyes shut. अब अपना पूरा ध्यान अपनी पलकों पे ले जाइए and imagine कि आपकी eyelids पूरी तरह से relaxed हैं. And they are so relaxed, completely relaxed, glued, shut, sealed and bonded. पलकों को इतना ज़्यादा रिलैक्स कर दीजिए कि वो एक दूसरे से पूरी तरह से चिपकी हुई महसूस हो, पूरी तरह से चिपकी हुई महसूस हो, और उनको इतना ज़्यादा रिलैक्स कर दीजिए। और जब आपको लगे कि आपकी पलकें पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप टेस्ट करने के लिए उनको हल्का सा खोल के देखें, एंड यू विल फाइंड, राइट? सो नाउ जैसे नहीं ओपन योर आइज। सो नाउ जैसे आपने इंस्टेंटली आंखें खोली, राइट? सो दिस टेल्स मी कि वो लेवल ऑफ रिलैक्सेशन जो आना चाहिए
वो नहीं आया है. सो दिस ऑल्सो टेल्स मी अबाउट यू समथिंग. इससे मुझे ये पता लगता है कि यू आर नॉट समवन जो सिर्फ सजेशंस को सुन के लेता है. यू आर समबडी हु प्रोसेस थिंग्स एंड एट द सेम टाइम लॉजिकली एनालाइज भी करते हैं. सो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इमेजिन करो कि पलकें चिपक गई हैं, if you are experiencing the stuckness, that means you're part of the experience. But if you are testing कि चिपकी हैं कि नहीं, that means you are observing. और observant होते हुए आप सिनेरियो को experience नहीं कर सकते हो, right? So that is why more you go in your past and try to open your knots, it's not happening. Why? Because rather opening them with the experience, you're opening them with the knowledge. You're trying to observe it more and more. और आप logically उसको solve करने की कोशिश कर रहे हो. Problem emotion में है, right? So for example, if I ask you कि let's say God is there in front of you and God ask you कि कोई एक चीज़ जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ या मैं कोई चीज़ सॉल्व कर सकता हूँ. लेट्स से यू आर ऑन अ ट्रिप विद योर फ्रेंड एंड आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई यू हैव अ पावर टू कम्युनिकेट विद द गॉड एंड आई हैव अ प्रॉब्लम, जो मुझे चाहिए कि आप भगवान से पूछ के मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, राइट? सो जस्ट थिंक अबाउट दैट इशू. एंड इफ आई कैन अंडरस्टैंड दिस, अब तक आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बातों से जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, सो देर इज समथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू फॉर द वर्ल्ड. And in particular, what is it? क्या चाहेंगे आप कि भगवान उस चीज को सॉल्व कर दे या क्या? Sadness, like why people are भुखमरी क्यों है, गरीबी, दुख क्यों है दुनिया में? Right. So it's like sadness. Yes. Right. Word ये sadness. आप सॉल्व कराना चाहते हैं, right? Yes, yes. Right. Okay. And there is one more thing. एक और इमोशन है ऐसा जो Can be बागेश्वर बाबा as well. मन में दो प्रश्न लेके आए हैं. समाज कल्याण करना चाहते हैं और साथ ही साथ फ्यूचर में देयर इज समथिंग जो आपको लगता है कि आपको चाहिए, या इट्स नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन बट इट्स अ वेरी वंडरफुल इमोशन, राइट? इट्स नॉट समथिंग कि किस पर्सन से चाहिए या सिनेरियो से चाहिए, बट इट्स अ ब्यूटिफुल इमोशन. And you want yourself to be blessed with more love, right? Right. That is what you were thinking कि अगर मैं बोलूँ तो, right? By the way, if I ask you to think of your friend जिसके साथ आप किसी एक फेवरेट जगह पे गए हो, घूमने गए हो या किसी जगह पे हो, just think about that person's name. क्या उससे मिलते हो आप रूटीन में? हाँ, मतलब कभी 1 साल में 1 बार शायद. Okay. There are so many lines I can see. There are so many lines. What is that friend's name? दिलीप दुबे. Dilip. हाँ, अच्छा, ठीक है. So my point is, ये हैंकी रख दीजिए. So my point is, मैं जैसे मैंने आपके इस इमोशन के बारे में बात की, सैडनेस या लव के बारे में या दिलीप के बारे में बात की, तो मैं बहुत सारा ज्ञान ना दे करके सिर्फ यही बता दूं कि आपके मन में ये दो परेशानियां हैं और उसके बाद मैं आपका सेशन करूं, तो आप देखो कि ऑलरेडी मैं अपनी रेपो बिल्ड कर चुका हूं. मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि मैं मिरेकुलसली तुम्हारे माइंड को जानता हूं और मैं दिमाग पढ़ सकता हूं, तो मतलब मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता हूं. एंड दैट इज व्हाट दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, राइट? पीपल आर यूजिंग ट्रिक्स टू क्रिएट अ बिग रेपो और उसके बाद फिर चाहे वो पानी के छींटे भी मार दें, लोग ठीक हो रहे हैं. लोग हो अपनी आस्था से ठीक रहे हैं. दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ हिप्नोसिस, क्योंकि वो एक ट्रैप में है, एक ट्रांस में है कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है, और ये भी एक ट्रांस है कि वहां जाते ही ठीक हो जाएगा. तो आप एक वहम से निकल के दूसरे वहम में जा रहे हो, लेकिन दूसरा वहम एक रिजल्ट दे रहा है और वो अच्छा एक वहम है, वो आपको ठीक रख रहा है. इसीलिए आप आस्तिक और नास्तिक की जो लड़ाई है वो यही है. आस्तिक कह रहा है कि भगवान है, नास्तिक कह रहा है भगवान नहीं है. अब दोनों की लड़ाई ही ये है. नास्तिक कह रहा है तुम वहम में हो, और आस्तिक कह रहा है तुम वहम में हो.
लेकिन जो आस्तिकता का वहम है, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ, मैं कहने का मतलब ये कि जो आस्तिकता का आइडिया है वो वाइडली एक्सेप्टेड है और नास्तिकता का आइडिया है वो प्राउडली एक्सेप्टेड है। ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट दैट आई शुड नॉट टेक अ सोर्ड आउट एंड हाँ यू नो बस कि मतलब मान ले वरना आज लास्ट डे है तेरे लाइफ हाँ का। हाँ, बस यही एक चाहे फर्क वो है। दोनों में से कोई भी क्यों ना हो। हर एक चीज हिप्नोसिस है क्योंकि वो आपको एक खास स्टेट में ले जा रही है। आप अपने खास दोस्तों के साथ एक अलग स्टेट में होते हो। जो बालाजी है राजस्थान में, उनके गुरुजी से बात हुई थी मेरी। ही सेड कि 99% लोग झूठ बोलते हैं कि उनके ऊपर भूत प्रेत है। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम। ही सेड कि ये नाटक है पूरा का पूरा। और वो ये भी कह रहे थे महिलाएं जो हैं वो अटेंशन सीकिंग में ये ड्रामे करती हैं क्योंकि बचपन से कुछ बनना था उनको। मुझे लगता है मुझे सप्रेस्ड हीरोइन बनना इमोशन, चाहिए, है ना, वो बन हिस्टीरिया, नहीं पाई। सप्रेस्ड इमोशन। जी, और वो क्या है कि फिर वो अब अटेंशन कैसे चाहिए, तो भूत प्रेत और माता वाता के अटेंशन मिल रहा है। लेकिन हाँ, फिर वो ये भी कह रहे थे 1% को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि व्हाट द हेल इज दिस। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा 1% का मुझे। फिर उनके लिए मैं दुनिया भर के वो करता हूँ ताकि अब वो जो जिस चीज को वो बिलीव कर रहे हैं उसको वो छोड़ दें और इस पे बिलीव करने लगे। यस, देवी देवता, यस, भगवान और ये और बिलीफ ही शिफ्ट करना होता है। पूरा गेम बिलीफ शिफ्ट करने का है। अब जैसे आपने ये एग्जांपल दिया कि वो लोग जानबूझ के करते हैं, या 90% केसेस में वो जानबूझ के भी नहीं कर रहे होते, पता है, वो फेक ही है पर वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ये भी हमारे माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म है। बीमार होना भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है क्योंकि बीमार होने से अटेंशन मिलती है। जिसको पूरी जिंदगी सुना नहीं गया, अचानक से उसके अंदर कुछ ऐसा एक चीज़ आई और सब लोग उसके पैरों में गिर रहे हैं कि माता आ गई या गुरुजी आ गए या फकीर बाबा जी आ गए या ऊपर से जो है पिता पुत्र के साम्राज्य से उसके ऊपर जो है पवित्र आत्मा आ गई। उसको पता नहीं है उसने जानबूझ के किया या ट्रिगर हुआ। लेकिन ट्रिगर होने के बाद जो रिजल्ट मिले, अगर पहले ही दिन उसको 4 थप्पड़ ढंग से लग गए या कुछ ऐसा अनप्लेजेंट रिजल्ट मिल गया तो वो दोबारा नहीं होगा। जो स्टेज फियर होता है, जो आप कह रहे हो ना, स्टेज फियर, जैसे आप कह रहे थे ना कि एक ही इमोशन को बार बार जीना, जैसे स्टेज फियर जो होता है, आप 500 लोगों के सामने आपने कुछ स्टुपिडिटी कर दी या बोल नहीं पाए, वहां से आप निकले, रास्ते भर आप अपने आप को कन्विंस करो यार दैट वाज अ बुलशिट, नहीं करना चाहिए था मुझे, क्या था ये था। उसके बाद क्या होता है, जब भी वो मौका आता है स्टेज पे, तो आप फिर से वो जीते हो जो आप जी चुके हो पास्ट में, और इस चक्कर में स्टेज फियर लगातार बना रहता है, वो नहीं जाता। क्योंकि पहला एक्सपीरियंस खराब हो गया और माइंड के अंदर ये मैसेज चला गया ये सही नहीं है। तो अगली बार दोबारा से ऐसा ना हो जाए, आपका माइंड आपको उस सिनेरियो में जाने से रोकता है कि देख पिछली बार फक्ड अप हो गया था, मैस हो गया था, तो माइंड पहले से ही आपको रोकेगा। एंजाइटी, फियर, ये सब डिफेंस कोपिंग मैकेनिज्म है आपके बेटरमेंट के लिए। आपने बताया ना यार मज़ा नहीं आया, स्टेज खराब जगह है यार, तो दूर क्यों जाते हो? कहते नहीं है यार एक बार प्यार में ऐसा धोखा खा लिया आप किसी से प्यार नहीं होता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो आपको वापस उन सिनेरियोस में पढ़ने से रोकेगा। दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता, वो डिफेंस मैकेनिज्म है। एक बार आप जल गए हो तो आप हर बार दूर ही रहोगे उससे, राइट? तो बिलीफ सिस्टम ऐसे ही काम करता है। बिलीफ सिस्टम 50% 60% बनाया जाता है, 50-60% आप बनाते हो, क्योंकि हमारा माइंड थोड़ी इन्फॉर्मेशन को लेकर उसको प्रोसेस भी तो करता है ना। बट फ्री विल कैन बीट इट, राइट? इफ यू जेन्युइनली हैव फ्री विल। हाँ, इसका सबसे आसान तरीका है, बोलते हैं ना फेक इट अंटिल यू मेक इट। जाओ स्टेज पे, डर लग रहा है, फट रही है, जाओ जाके खड़े हो जाओ, देखा जाएगा। फिर खराब हो जाएगा, जाओ जाके खड़े हो जाओ, फिर देखा जाएगा। आप जैसे ही माइंड को ये कहना चालू कर देते हो मुझे करना है, आप उसको बीट कर सकते हो। आप कोई भी चीज को बीट कर सकते हो। डू यू बिलीव इन सोल्स? I do believe in souls, entities, energies, spirits. Genuinely you believe in Genuinely I believe in। मैं क्यों नहीं करूँगा believe? not for the reason of your profession, but you believe in it. क्योंकि ना फिर वही बात आ जाती है। अब कोई साइंटिस्ट अगर आके बोलता है कि दिस क्वांटम फील्ड एंड क्वांटम रेल्म में एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट हो, देन वी से भाई क्या साइंटिफिक एक्सप्लेन किया यार, ये तो क्वांटम फिजिक्स है। बट व्हेन समबडी कम्स एंड से कि हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, शरीर के बाहर एक आभा मंडल है, फिर हम कहते हैं नहीं ये सब फालतू की बात है। बेसिकली वही तो हो रहा है यार, कोर आइडियाज वही हैं, उनको आप साइंटिफिकली लॉजिकली बिठाने की कोशिश कर रहे हो बस। तो मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि कुछ तो है जो अंदर से चला जाता है, उसके बाद बॉडी काम नहीं करती है।
आप उसको प्राण कह दें, आप उसको आत्मा कह दें, कुछ तो है, क्योंकि हमें पुनर्जन्म की कहानियां देखने को मिलती हैं भाई। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते 6 साल का बच्चा कैसे बता रहा है ये बातें। क्या कहोगे आप इस चीज को? एक और भी है कि अगस्त्य मुनि ने समुंदर पी के वो कर दिया, है ना? या फिर भगवान राम जब तीर चलाते थे तो तीर सामने वाले को मार के वापस उनके तुणीर में आ जाता था। क्या बकवास करता है तू? पर जीसस 3 दिन के बाद रिसरेक्ट हो गए थे। हाँ, इट्स ट्रू। resurrect होता है, इट्स ट्रू। वो जिंदा भगवान है वो। या प्रॉफिट मोहम्मद ने चांद के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए थे। इट्स ट्रू, यू कांट आर्ग्यू इट। अगर क्या पता वो तलवार वही निकल जाए। सारा सारा मसला यही है कि आपको जहां सहूलियत है आप उतना मान लेते हो, ये बात है। तो हाँ, मैं मानता हूँ। प्रॉफिट वाली बात को माननी पड़ेगी भाई, कैसे नहीं मानूंगी? Just joking. मैं बोलना नहीं मान के चाहूंगा बताओ। इस बारे में। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। 15 दिन में पूरा होता है, 15 दिन में कट जाता है। जी जी जी। 15 दिन में गायब भी हो जाता है। Yes. हाँ, नहीं नहीं, दैट वाज गुड यार। बट मुझे एक बात बताइए, जो सोल, जैसे एक कहानी उत्तराखंड की थी, वो बहुत मुझे अनएक्सप्लेनेबल लगी कि लेडी ने अपने डेथ का टाइम बताया। पता नहीं आपने शायद पढ़ा हो इसके बारे में। बहुत हैं। हाँ, एक वो पुनर्जन्म वाली कहानी भी है किसी शांति देवी की, वो अपना पूरा जन्म वो तो याद। गांधी जी ने हाँ रिसर्च करवाई थी। हाँ, हाँ हाँ और हाँ। टाइम ऑफ डेथ तो बहुत लोग बताते हैं तो उस यार। लेडी ने अपना टाइम ऑफ डेथ बताया, लेकिन उसमें बहुत फनी हो गया कि उसने बोला मैं रात को 8 बजे मर जाऊंगी। शी डाइड एट 8 o'clock। डन। उसकी वो चिट्ठी वगैरह बांध रहे हैं कि अब ले जाना है, वो जिंदा हो गई 1 घंटे में। एंड शी वाज लाइक अभी मेरा टाइम नहीं है। नहीं, हाँ। एंड शी वाज लाइक कि वेयर द हेल एम आई, कौन हो तुम लोग? ओह अच्छा। हाँ, कौन हो तुम लोग, ये क्या चल रहा है मेरे साथ में? एंड दिस लेडी जो अनपढ़ गंवार है, उसको शादी के 8-9 साल बाद बच्चा हुआ है, जो अपने बच्चे को, मतलब ऐसा नहीं होता कि पानी भरने भी लाने जा रही है झरने से, तो बांध के जाती है कि मेरा बच्चा कुछ होना हो जाए, इतना प्यार। और जब 9 बजे जगती है रात को तो बोलती है कौन है ये बच्चा, आई डोंट नीड एनीबॉडी। और फिर वो गंवार लड़की लेटर्स लिखती है, भेजती है ना? फिर लेटर्स लिख के भेजती है वो, तो फिर जिसको भेज रही है, तो लगभग 3 महीने बाद एक वृद्ध आदमी आता है कि मुझे लेटर्स आ रहे हैं बार बार आपके यहाँ से। एंड द गर्ल हग्स हिम, से पापा आप इतने दिनों बाद कहाँ थे आप? एंड द मैन इज लाइक कौन हो तुम? एंड देन शी टेल्स मी कि पापा आपको ससुराल वालों ने बोला है कि मैं गायब हो गई हूँ, पर मैं गायब नहीं हुई हूँ। मुझे याद है इन लोगों ने मेरे सर पे पत्थर मार के मुझे रेलवे ट्रैक पे डाल दिया था, ससुराल वालों ने। ठीक है, एंड फिर अचानक से मैं जब होश में आई हूँ तो यहाँ आ गई हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। इट वॉज द फर्स्ट थिंग वेर इन किसी की सोल निकल के किसी और बॉडी में चली गई, एंड दैट वाज लाइक अ न्यू थिंग, है ना? एंड इट वाज एक वो है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो नेवी सील था जो अब पॉडकास्ट करता है, तो उसने रिसर्च करके ये कहानी हमारे उत्तराखंड से निकाली थी, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया था कि ऐसा हुआ है कुछ। एक पूरा सब्जेक्ट है। विलियम जे बैल्डविन एक थेरेपिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, एंड डॉक्टर एडिथ फेयर, शी वाज आल्सो साइकोलॉजिस्ट, शी इज इवन। तो इस टॉपिक पे उन्होंने बहुत रिसर्च की, एंड विलियम जे बैल्डविन केम अप विद समथिंग कॉल्ड एसआरटी, स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी। तो उसमें इन चीज़ों के बारे में बहुत बात हुई है। तो बेसिक आइडिया ये, मेरे पास एक बार एक स्मोकिंग का एक केस आया था। मैं एक लड़के का स्मोकिंग सेशन का सेशन ले रहा था। मल्टीपल सेशंस के बाद भी सिगरेट जाने छुड़वाना लगे। था या पीना सिखाना था? छोड़ने दी। अच्छा। तो मल्टीपल सेशंस के बाद भी वो छोड़ नहीं रहा था। कुछ दिन रिजल्ट आता था, फिर वापस आ जाता था। तो वन डे वो ट्रांस में है और अंदर से आवाज़ आती है कि ये नहीं छोड़ेगा। आंसर, इट्स अ डिफरेंट वॉइस। अच्छा। तो बोलते मैं इसको छोड़ने नहीं दूंगा, इट्स अ डिफरेंट वॉइस। तो दैट वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस कि भाई बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है। So the मैंने guy is not speaking, but it was came from him only, yes, but in different ये voice. बंदा बात नहीं कर रहा है। तो अब स्टोरी ये है कि वो लड़के की दादी हॉस्पिटलाइज थी और वो सिगरेट नहीं पीता था, पीता था कम। वो पॉर्न एडिक्ट था। थोड़ी दूर दूसरे तीसरे कमरे में एक ओल्ड एज आदमी मर रहा है जो स्मोकिंग की वजह से मर रहा है। उसको सिगरेट चाहिए। दोनों क्रेव कर रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए। दोनों की फ्रीक्वेंसी एक लेवल पे है। उधर से वो मरा और इधर से इसकी क्रेविंग, एंड उसकी बॉडी ने उसको, उसकी उस सोल ने उस बॉडी को एज अ होस्ट ले लिया। और जैसे ही उस बॉडी ने, सोल ने उस बॉडी को एज अ होस्ट लिया, अब वो सिगरेटें पी रहा है, वो सब चीज़ें कर रहा है जो वो नहीं करता था, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए। तो एसआरटी बाकायदा मैं सेशंस लेता हूँ, कई बार हमारे सामने ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं।
सिर्फ पहले तो डर गए होगे आप कि ये क्या है यार, हाँ, मेरे लिए वो क्योंकि नया था। रेगुलरली यार कोई चीज चल रही है मेरे अचानक लिए मेरे लिए वो नया था, मैं नहीं करता था उस वक़्त इस चीज़ पर, क्योंकि मुझे पता था हाँ, है स्पिरिट रिलीज़मेंट एक थेरेपी है। फिर मैंने इस पे पढ़ना चालू किया, तो विलियम पेल्विन की किताब पढ़ी, एडिथ फेयर की किताब है द अनक्वाइट डेड। सिमिलर एक्सपीरियंस है उसके साथ, स्मोकिंग वाले ऐसे ही कोई एक्सपीरियंसेस हैं। फिर आ जाती है लाइफ्स बिटवीन लाइफ और मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, इस तरीके की किताबें भी कई हैं। यू आर पुशिंग मी इन दोस डायरेक्शन, आई विल रीड देम हाँ, हाँ, अच्छी because बुक I है। read but right now I read only the real books, like you know, जैसे जो चल रहा है दुनिया में उसी के बारे में पढ़ता रहता हूँ मैं। नहीं, बट never आप been to अगर that आप लाइफ direction. बिटवीन लाइफ्स पढ़ेंगे तो इट्स अ गुड बुक। एक लेडी है गुजरात की, जीवात्मा जगत के रहस्य करके उन्होंने एक किताब लिखी है। खुर्शीद, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, शी इज़ अ लेडी। तो उनके 2 बेटे एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं एंड वो ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू उनसे बात करने लगते हैं। तो उसमें बहुत चीज़ें वो But स्क्रिबल people कर make रही है। fun of these things. पीपल डू मेक फन ऑफ दीज थिंग्स। मैं भी देखो, मैं वही कह रहा हूँ, मैं हर पॉडकास्ट में ये बात बोलता हूँ, देखो भाई, मैं नहीं जानता कि होता है कि नहीं होता है। मैंने जो अनुभव किया मैं वो बता सकता हूँ और मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, हो सकता है ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हो गए लोगों के कि भाई उन्होंने कोई चीज़ ऐसे देख ली, उड़ते हुए देख ली, मैंने तो नहीं देखी है। होंगे कोई सामने बैठ के आपके बारे में सब कुछ बता सकता होगा। भाई मैं तो मानता हूँ ये सब ट्रिक्स होती हैं। अभी कोई आके अगर मुझे यूँ कह दे कि सो एंड सो गुरुजी के पास तो जो है कर्ण पिशाचनी की सिद्धि है, वो तुम्हारी जेब के नोट का नंबर बता जैसे दे। आपने ये जो लिखा है, it's हाँ, absolutely true. हाँ, तो But वही but वही मैं कह रहा behind हूँ। it मेरे दिमाग में ये नहीं माना कि you know you are honestly, मेरे दिमाग में है कि हाँ there is some idea which you know हाँ, and that's, और कई बार तो क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि आपने भी बहुत मेहनत करी हो इसके लिए, ऑफ कोर्स। like you just work damn hard कि भाई मेरे को, तो मैं एक बात बताता हूँ, माइकल जॉर्डन जो बास्केट्स करता था हाँ। वो अनबिलीवेबल थी, Right. नॉर्मल बंदा बोलेगा हो ही नहीं सकता ये, Right, पर वो right. कर रहा था ना, तो Right, ये वही right. वाली बात है, यू प्रैक्टिस इट सो हार्ड Yes, कि यू नो yes, इट। yes, सेम वही है, जैसे जैसे वो रोजर बेनिस्टर का एग्जांपल है ना कि 4 मिनट में 1 माइल कोई नहीं दौड़ सकता है, बट ही वाज द गाय हु ब्रोक दिस। अबे आप देखो, डबल सेंचुरी कभी किसी जमाने में सुनी थी? डबल हाँ, सेंचुरी हाँ, अब हाँ। 2020 में लोग मार जाते हैं। 2020 मार दे रहे हैं लोग। 2 सेंचुरी, मतलब आप हाँ। सोचो, इतनी तो बॉल नहीं है जितने 2 सेंचुरी में। जब कार्ल लुइस ने 100 मीटर दौड़ा था वो, हाँ, कार्ल लुइस, तो हाँ। डॉक्टर्स ने उसको चेक करा और कहा कि इसका रिकॉर्ड अगर टूटा तो हार्ट फट जाएगा। हाँ, कितने लोगों ने तोड़ दिया तोड़ उसका दिया, रिकॉर्ड, कब कितनी तोड़ बार दिया। टूटा उसका हाँ, रिकॉर्ड। रॉजर बेनिस्टर ने खुद के अपने रिकॉर्ड 3 बार तोड़े हैं, 4 मिनट में से कम में उसको पूरा करके। तो इफ वन पर्सन कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट। दूसरा But वही for masses, you are Bhagwan, believe me. You do this and you are like Bageshwar Dham. You can stand on top of a fort and 10 लाख लोग खड़े होंगे and you'll be like, you know what, guys. पर मुझे लगता है अब मैंने ना अपने आप को रिवील कर दिया है ना कि आई एम अ मेंटलिस्ट। तो अब या तो मुझे एकदम सोशल आइसोलेशन में जाना हाँ, पड़ेगा हाँ, कुछ 2-3 टाइम। साल में जनता के पास इससे टाइम नहीं है उनको, ये बहुत बिजी है उसमें वो। 2-3 साल के लिए मैं गायब होके एंड आई और रिफॉर्म माई people like us will come, अरे he was a mentalist. Nobody listens to us. हाँ, Nobody cares हम क्या बोलते हैं। बाबा Right. जी is बाबा जी. Right. So don't worry. आई यूज दीज स्किल्स, मैं यूज करता हूँ कभी किसी का भूत वूत उतारने के लिए। आई यूज दीज स्किल्स। वो होता साइकोलॉजी के बेसिस पे ही है, बट क्या है ना कि मैं इसको ऐसे जस्टिफाई करता हूँ। कहते हैं कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे पास है, क्योंकि वहम को वहम से ठीक किया जा सकता है। अगर किसी को लगता है ना कि उसके अंदर उसके मरे हुए दादाजी की आत्मा आती है, तो आप उसको ये मनवा ही नहीं सकते कि भाई ये लॉजिकली गलत है, ये कुछ नहीं, तेरा वहम है, ये पर उसको फील हो रहा है। आप उसको चैलेंज करने जाओगे, वो उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए और एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा। गाज बढ़ा देगा हाँ, अपने। हाँ, हाँ। तो तरीका यही है कि आप डायरेक्ट दादाजी से बात करो, पूछो दादाजी क्या चाहिए, क्यों आए हो, क्या करना है, फिर दादाजी को कन्विंस करो और फिर वहां से निकालो। See, if you become Baba, I'll be your Bhakt. Because logically I will know who you are. Right? And I'll sit with you कि यार मेरे दिमाग में ये चल रहा है, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए. And you will tell me genuinely, and I'll feel कि हाँ चलो. Because I'll believe you कि you know he's a mentalist. He knows what he's talking about. Right? So you will have like Bhakt from all the directions. So you know, I think you must try. ठीक है, you have pushed me a lot. बस दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल हाँ, जाएगा। राइट। मैं आई एम अगेन, मेरी डिजाइनर से बात हो रही थी, मैंने बोला यार लुक को लेके कुछ करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उसने And बोला your नहीं voice is अभी। also good. हाँ, You have all the qualities. बस थैंक यू। मुझे भी लगता है कभी कभी कि भगवान ने कुछ तो सोच के भेजा ही हाँ, होगा। हाँ, आंखों का रंग ऐसा बनाया कि हाँ, hypnotist आंखों का बन रंग भी गए, अलग है, no आवाज doubt. ऐसी It's बनाई। observable. Like Yes. when you sit with somebody and somebody genuinely looks into your eyes when you talk to you, वो समझ में आता है कि eyes are different. I use a lot. I use my eyes a lot because as a hypnotist ये आपका primary weapon है। अच्छा, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ. The moment I saw your eyes,
आई सेड कि या तो ये वो लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, और अगर ये ओरिजिनल है then you're not supposed to be impressed by this. That's what I told myself because my guards are very high. I know. You know, I it's just like observed. I just हाँ, my observed. guards are so high कि अच्छा इससे impress नहीं होना है because you know अगर ये नकली हैं तो भी इससे impress नहीं होना, असली है तो भी नहीं impress होना. It's okay, it's all right. होते हैं लोग आंखों के रंग अलग. तो मेरे साथ ये है कि you know, but अगर मैं आपको genuinely बोलूँ तो उत्तराखंड में देवता नचाते हैं लोग, ठीक है, देखा होगा, सुना होगा आपने. मेरा मन करता है कि मैं उसमें अपना शरीर छोड़ के नाचूं बहुत देर तक, पर मैं इसलिए नहीं नाचता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बोलेंगे पता नहीं कौन सा देवता है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई देवता तो होगा नहीं, बट वो म्यूजिक ऐसा है कि मेरी आत्मा कहती है कि नो जैसे आप जो मन करे वो करो, आप अपना शरीर छोड़ के नाचो उसमें. पर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये पूछेंगे कौन सा देवता है तो मैं बोलूंगा नहीं मैं तो ऐसे ही नाच रहा था, वो उनको लगेगा क्या नॉनसेंस है, बिना देवता क्यों नाच रहे हो तुम, फिर फालतू में मजाक उड़ा रहे हो हमारा. बट उनका म्यूजिक आपने सुना है, उनका जो वो बजाते हैं वो म्यूजिक और जो वो गाते हैं, अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि भाई आत्मा आपकी बाहर निकल आएगी. यस. अब अगेन क्योंकि यहाँ पे भी आप ऑब्जर्वेंट मोड पे हो ना, कि लोगों को लगेगा यार ये कौन सा देवता है कि नहीं है, तो इसीलिए आप And I feel sad about it. इसीलिए आप I should have experience danced and enjoyed myself. How does it matter? एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस बताता हूँ. इफ यू सीरियसली वांट टू लर्न हाउ टू गो विद द फ्लो, लर्न टू लूजन अप योरसेल्फ. मैं उसको एग्जांपल देके बताता हूँ. गिव मी योर हैंड. फ्रेम में तो हूँ ना मैं. ओके, लूजन अप योर हैंड मोर. I should feel the weight of your hand. Now see, it's not going down, right? अच्छा मतलब वो चाहते हो आप ऐसा loosen up completely. More. अच्छा मैं अभी करूंगा, मुझे लगेगा मैं खुद से कर रहा हूँ. मैं तो बोल ही रहा हूँ. Learn to do it. Do it. Feel the heaviness in your arm, your elbow. More. Relax, just relax. Now see, still there is a difference, right? Right? Now it's there. So it's a very wonderful practice that you should do with yourself. Just sit, stiff, relax, stiff, relax. Now while you're stiffening your body, think about all those things that you try to control around you. People's perception, log kya bolenge, ye kya hoga, and then so it's अच्छा मुझे एक चलिए आपसे बहुत अच्छा एक सपना मुझे आया था, मैंने बहुत कम लोगों को बताया, शायद मेरी पत्नी को ही बताया मैंने. वो एक सपना आया मुझे, वो सो रहा हूँ मैं, सपना आया कि मैं अपने ऑफिस आया हूँ, सेम ऑफिस, जो मेरी सीट है, जो डायरेक्टर्स ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ, मेरी जो सीट है उस पे एक बिना आकार का व्यक्ति बैठा है, जिसका कोई आकार नहीं, डार्क कलर का, सर पे मोर पंख है, इसलिए मुझे लग रहा है भगवान कृष्ण बैठे हैं, क्योंकि मोर पंख नहीं होता तो मुझे लगता पता नहीं कौन बैठा. And when I saw, like I am in my dream, I'm entering that room and I saw him. And my first reaction was I started crying, like रो रहा हूँ, जोर जोर से रो रहा हूँ, मतलब चिल्ला नहीं रहा हूँ, आंखों से आंसू बह रहे हैं जोर जोर से. और वो इस बात के आंसू है कि oh my God, I have seen you. Who else can I see now? वो वाला इमोशन चल रहा है अंदर से तेजी से. And he's बिना आकार का वो जो बैठा है व्यक्ति, वो मुस्कुरा रहा है. And he looked at me and he said कि do you have any questions? So I asked him 3 questions. उसमें से केवल एक सवाल बताऊंगा मैं आपको. मैंने उनसे पूछा कि who is running this thing? ठीक है. He said close your eyes. When I closed my eyes, I saw Lord Shiva. भगवान कृष्ण मुझे शिव दिखा रहे हैं, वो भी बिना आकार के, ऐसे शरीर बैठा हुआ है, सर से कुछ बह रहा है, इसलिए लगा कि शिव है ये. ठीक है. तो मुझे लगा कि यार ये मतलब ये क्या एक्सपीरियंस था. मैं अच्छा व्हेन आई गॉट अप आई वाज सो लाइक अरे बाप रे बाप, ये क्या था, अरे बाप रे. इट्स लाइक कि आप विह्वल नहीं हो तो जो सो के जगने के बाद आप ये क्या था, मुझे समझ नहीं पाया. इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्सपीरियंस है, अनुभव है आपका, आपको हुआ है तो आप बेटर इस बारे में समझ पाओगे कि क्या था क्या नहीं था. मेरा मानना ये है कि हम सब अपने गहराइयों में जानते हैं हमें क्या चाहिए, भले ही हम उसे ज़ुबान पे महसूस कर पाएँ या कॉन्शियसली महसूस कर पाएँ कि नहीं. हम सब कहीं न कहीं जिसको हम कह देते हैं पूर्व जन्म संस्कार, या हम कह देते हैं कि प्रीवियस लाइफ से हम उसको लेके आ रहे हैं. मेरा मानना ये है हम सब हैं तो एक्सप्लोरर ही. वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि वी आर नॉट ह्यूमन हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिट्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. तो दैट्स हु वी आर, राइट. सो एट द एंड ऑफ द डे हमने ये इसको यहाँ छोड़ के चले जाना है. तो दुनिया की हर चीज़ अपने मूल की तरफ तो भागती है.
आप इस लकड़ी को सबसे एंड में कहाँ देखते हो? ये ज़मीन में चली जाएगी, ज़मीन से आई है। तो क्योंकि हमारा मूल ही ईश्वर है, तो हम भागेंगे तो उसी तरफ। आप मर्ज़ी से जाओ या बिना मर्ज़ी से जाओ, आपको भागना तो वहीं है। अब जब आप वहाँ जाओगे मर्ज़ी से, तो आप संतुष्टि से जाओगे। बिना मर्ज़ी से जाओगे, तो आप और लंबा कुछ लपेट के जाओगे, फिर दोबारा फेंक दे जाओगे, फिर कहीं, क्योंकि जब तक आप उस वाइब्रेशन के लेवल के नहीं हो जाओगे, आप उसमें मिल नहीं सकते जाके, राइट? अगर कमज़ोर है, तो रिपेल कर दिए जाओगे, स्ट्रॉन्ग है, तो भी रिपेल कर दिए जाओ, एब्ज़ॉर्ब हो जाओगे फिर उसके अंदर आप। सो मामला सारा ये है। तो आपने जो भी महसूस किया, अगर आप देखेंगे तो आपको आपके कोर नेचर में समझ में आएगा कि शायद आप एक्सप्लोरर हैं, तो आप चीज़ें देख पा रहे हैं। आप खोजी हैं, तो देख पा रहे हैं। एक फ़िल्म आई थी द बुक ऑफ इलाई, पता नहीं आपने देखी हो शायद। तो उसमें एक बाइबल की एक लाइन बोलता है वो कि कर्सेड बी द ग्राउंड फॉर आवर सेक, द डस्ट वी आर एंड द डस्ट वी शैल रिटर्न। ठीक है ना? पर इसके तुरंत बाद वो एक तलवार निकालता है और सामने वालों गर्दनें काट देता है, क्योंकि वो अपने आप को ये पढ़ाता है, अब मैं मरना है धरती का और हिस्सा मारना है। हिस्सा हाँ, हूँ मैं। हाँ। तो ऑब्वियसली वो जीत जाता है ना? तो मेरा, जैसे भगवान कृष्ण कहते थे, हतो प्राप्स्यसि स्वर्गम, है ना? भोक्ष जित्वा भोक्ष्यसि महीम तत्तु, क्या है, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। वो ये जो मंत्र हैं, डोंट यू थिंक दे गिव अ लॉट ऑफ पावर टू अस इफ वी जेन्युइनली बिलीव इन देम? लैंग्वेज इज़ अ पावर। देखो, अगेन हम उसी बात पे आ जाते हैं। जिस भाषा में जो शब्द नहीं है, वहाँ वो चीज़ें हैं ही नहीं। हम क्यों इस बारे में बात कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास भाषा है। जानवरों में और इंसानों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? हमारे पास भाषा है। हम जो महसूस करते हैं, हम उसको सटीक-सटीक बोल पाते हैं या करीब-करीब बोल पाते हैं। हो सकता है आप उतना गहराई से ना समझ पाओ, लेकिन मेरे पास शब्द तो हैं। मैं बता तो सकता हूँ मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। भाषा अपने आप में बहुत बड़ा वेपन है। अगर आपका खुद के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपका खुद के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो वो आपको मैटर नहीं करेगा। वही ना कि किसी के शब्द, जवाद शेख एक शायर है, उनका शेर है कि किसी की बात बहुत सुनने वाली होती है, देखने वाली होती है हमारी खामोशी। तो यहाँ पे वो आपकी और मेरी बात ही नहीं कर रहा है। एक होते हैं वो लोग जो शब्दों के माहिर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एक्टर्स, राइटर्स। एक होते हैं वो लोग जो अनुभव के माहिर हैं, जो सिर्फ अपने आप में स्थित होकर बैठ गया, और दोनों आप ही के अंदर हैं। स्थित प्रज्ञ। हाँ, और दोनों आप ही के अंदर हैं। कहाँ आपको स्टिल होना है और कहाँ आपको बोलना है, दोनों आप ही के अंदर हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि भाषा एक बहुत पावरफुल वेपन है। अगर आपने खुद को भाषा के ज़रिए ट्रेन किया है, तो आपको हर बोली हुई बात मोटिवेट करेगी। अगर आपने खुद को अनुभव के ज़रिए ट्रेन किया है, तो आपको शब्दों से परे अनुभव जो है वो आपको मोटिवेट करेगा कि इस बात से मैं मोटिवेट हो रहा हूँ कि नहीं, मूव हो रहा हूँ कि नहीं। वरना तो आप मंत्र चैंट करते रहो। अगर आप उससे, क्यों आज लोग मंत्र चैंटिंग से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि संस्कृत हमारी कोर भाषा रही नहीं। कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो संस्कृत में है। आम लोगों तक वो संवाद पहुंचता ही नहीं है। इसीलिए वो लोगों को उनको मोटिवेट नहीं कर पाते। आम लोगों तक कौन पहुंच रहा है? आम लोगों तक पहुंच रहा है कि आसान है, बाउंस बैक, आम लोगों तक ये पहुंच रहा है। इसीलिए आम लोग वहां लाखों की भीड़ में खड़े हैं, लेकिन भागवत गीता सुनने के लाखों की भीड़ में नहीं खड़े हैं। क्योंकि भागवत गीता डिमांड करती है आपसे पुरुषार्थ। जी, जी, बिल्कुल। ये श्लोक है, लेज़ी लोगों के लिए नहीं है ये वो। इसका मतलब है। आपको बहुत अच्छे ओरेटर ने समझा भी दिया, अब भी आपसे वो काम मांगेगी कि इसको लेके घोटो, बैठ के समझो बात क्या हो रही है। अब आप कह तो देते हैं कि मामेकाम शरणम ब्रज, पर वो ऐसा नहीं है कि आप हर काम, आप किसी की बलि देते हुए कहें कि ये तो भगवान की शरण में जाके कर दिया मैंने काम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब ये कहा ना कि तू अगर किसी का हंता भी बन रहा है, मार भी रहा है, तो मेरी वजह से मार रहा है, पर उसके रीजन भी दिया है कि उनको मारना जायज क्यों है। सिर्फ इसलिए कि वो मेरे को नहीं मान रहे हैं तू मार दे, या मेरी बात को नहीं मान रहे मार दे, तो ये धर्म नहीं है। तो सारा मसला ये है कि आपकी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके इमोशंस को इवोक करने में। अब इमोशंस आपको कैसे हैंडल करने आते हैं, ये आपके ऊपर है, और इमोशंस को रेगुलेट करना हमें ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है। Commandments are always religion. Dharma is what you do yourself. That's why the Hinduism is called as dharma, कि आपको सही क्या लगता है वो करो. It doesn't matter. आप देखो, अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि क्या धर्म निजी हो सकता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। तो कहते हैं कैसे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी मर रहा है और वो अपने बेटे को कहता है कि
मैं पानी पीना चाहता हूँ और अंतिम बार मुझे जल पिला दो तुम। और वो लड़का कुएं पे पानी भरने जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन को डाकू उठा के ले जा रहे हैं। अब वो पुत्र का धर्म निभाएगा या भाई का धर्म निभाएगा, ये उसका निजी फैसला है। और दोनों धर्म इक्वल हैं और दोनों में विडंबना उतनी ही है। तो अब ये उसका फैसला है। तो भगवान कृष्ण यहाँ आगे आपको छोड़ देते हैं। देख You भाई, decide. युद्ध तो मैं भी खत्म कर सकता हूँ, पर मैं तुझे समझा रहा हूँ। पूरी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी तेरी कर रहा हूँ मैं। भागवत गीता इसीलिए रेलेवेंट रहेगी हर युग में, क्योंकि अर्जुन जैसे सैकड़ों सवाल हर रोज दिन में उठते हैं। और किस चीज के बारे में बात नहीं की यार उस इंसान ने? कर्म के बारे में कर दी, ज्ञान के बारे में कर दी, भक्ति के बारे में कर दी, धर्म के बारे में कर दी, और फिर इनएक्शन के बारे में भी कर। तो कुछ नहीं भी करता है ना, तो भी तू यही कर रहा है। एक तरफ तो कहते हैं सब कुछ मैं कर रहा हूँ, फिर कहते हैं सब कुछ तुझे ही करना है, फिर कहते हैं तू कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी मैं ही कर रहा हूँ, फिर कहते हैं तू कर भी रहा है तो भी मैं ही कर रहा हूँ। इससे ब्यूटीफुल और क्या हो सकता है? इन्वायरमेंट की भी बात करते हैं हर कि चीज जो के मुनि बारे में। होता है वनों की चिंता करता है, लकड़ी की चिंता हाँ, नहीं हर करता। चीज जो के मुनि बारे में होता है वो बात करता पानी है। की नहीं, वो नदियों की चिंता करता है। यस यस यस। इससे बड़ा एनवायरनमेंट का ज्ञान 5000 साल पहले कोई नहीं दे कोई सकता नहीं दे था कि सकता भाई था। जो मुनि होगा वो वनों की चिंता करेगा, अपने लिए लकड़ी की चिंता नहीं करेगा। जो मुनि होगा वो नदी की चिंता करेगा। भगवान कृष्ण की जो भागवत गीता है ना, वो सामाजिक है, इसीलिए उसमें आपको थोड़े थोड़े सामाजिक एलिमेंट्स भी मिलेंगे। परिवार को लेके बात की गई है, रिश्तों को लेके बात। आप अष्टावक्र को पढ़ लें, अष्टावक्र और जनक संवाद, वो पूरी तरह से आपके, वो दर्शन शास्त्र है पूरा। क्या बंदा था अष्टावक्र भी। क्या ही बात। सोचिए, जिस व्यक्ति को इंद्र से घिन आती हो, उसने अपना शरीर दिया अपने दुश्मन को कि ले, इससे ही मार पाएगा तू। इससे बड़ा कोई आपको कहीं बलिदान का इससे बड़ा कोई मौका दिखता है कि मैं आई हेट यू, ददीची, बिलीव। ऋषि ददीची। अच्छा, दधीची ने दी थी। ददीची हाँ ने दिया। हाँ हाँ हाँ। अष्टावक्र तो दधीची हेटेड दैट गाय। हाँ हाँ, यस यस और यस। उसके बावजूद ही ये गेव हिज बॉडी टू हिम कि ये ले, कोई बात हाँ, नहीं, ये उससे वज्र चूंकि बना और इससे इसका विनाश हो सकता है तो मेरा शरीर ले ले। अपना शरीर कोई दान नहीं कर सकता। कर सकता। दैट्स वाई वो लोग ऋषि हैं। हम सब ऋषि हैं, पर अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से हैं। हमें पता है कि कहाँ हमें निर्मोही हो जाना है, और हमें पता है कहाँ सामने वाले को अपने मोह में दबा देना है। बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताए ना, कई बार जैसे क्या मेरे सामने भी डिलेमा आता है ये वाला कि ट्रैफिक रूल तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, कि यहाँ पे पर्सनल होना है, यहाँ पे समाज की चिंता करनी है। तो वहां पे जब भी मैं इस तरह से सोचने लग जाता हूँ, तो कई बार क्या होता है, मैं भगवान कृष्ण की कही हुई बातों को इग्नोर कर लेता हूँ, एंड आई डोंट नो हाउ टू नॉट टू इग्नोर इट। हम अपनी सहूलियत के लिए काम करते हैं। सच बात है, मैंने बताया ना, हमारा कोर नेचर है अपने आप को खुश रखना। जॉय, इससे बच नहीं सकते हम। कमला हैरिस वाला। यस, कमला हैरिस वाला जॉय। यस, तो हम उससे बच नहीं सकते। आपको पता है ना, उसको कमला नहीं बोल सकते आप, वो कमाला थी। हाँ हाँ, ठीक है, वो उसको ठीक है। तो आप नियम तोड़ना चाहते हो अगर, तो आप तोड़ सकते हो नियमों को तोड़ने के लिए भी फिर भगवान कृष्ण नियम बताते हैं कि देखो, इस नियम से ये नियम तोड़ा जा सकता है। जब वो ये कहते हैं कि जब वो सुभद्रा की शादी करवाते हैं, जब तो वो वहां पे वो भी बताते हैं कि नियम को कैसे तोड़ा जा सकता है। जब वो जांग तोड़ने के वो लिए नियम तो कहते हैं, हर शादीशुदा आदमी तोड़ना चाहता है, बट यू नो तो यार हिंदू मैरिज एक्ट से पहले होना चाहिए। एवरी मैरिड मैन वांट्स टू ब्रेक दैट नियम यार, कि ठीक है हिंदू मैरिज एक्ट हमारा ने काम भगवान खराब बोल कर रहा दिया है तो ठीक है। एनीथिंग एल्स, वी आर डन फॉर लाइक, नो, थैंक यू, इट वाज प्लीज। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। हाँ, मजा आ गया इट आपसे वाज बात प्लेजर, करके। प्लेजर और टॉकिंग टू यू, जेन्युइनली। कुछ इंटरेस्टिंग बातें, मतलब आमतौर पर मैं पॉडकास्ट में जाता हूँ तो हमेशा वो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात होती है, और पॉडकास्टर्स को रहता है कि कुछ एक्ट मिल जाए, कुछ चीज़ें मिल जाए। मुझे भी रहता है कुछ एक्ट हो जाए, कुछ ऐसा। बट अभी ये जो कॉन्वर्सेशन है, बड़ी ही रॉ कॉन्वर्सेशन थी और बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन, फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन थी, तो मज़ा आया बात करके। नहीं, मुझे मेरे साथ क्या होता है कि मैं हमेशा, बिकॉज यू नो आई एम नॉट दिस गाय, राइट, जो रोगन तो होने की बहुत व्यूज आ रहे हैं। मेरे साथ ये है कि बातचीत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बाकी तो व्यूज आए ना आए, इट डजंट मैटर। बातचीत मतलब आई शुड गेन समथिंग फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन, एंड बिलीव मी, आई गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू, सेम दिस इट वाज ब्यूटीफुल टॉकिंग टू यू, जेन्युइनली ब्यूटीफुल टॉकिंग टू यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो।